निगल लिया तारा। C11 मनी प्रिंट से भी तेजी से पैसा कमाना। खंड 4 अध्याय 11 मनी प्रिंट से भी तेजी से पैसा कमाना। रात के बाद भोर, लुओ फैंग 12वीं मंजिल की बालकनी पर खड़ा था। सुबह की सर्दी की ठंड ने उसके चेहरे को छूकर लुओ फैंग की आत्मा को चौंका दिया। गाओ फैंग ने हंसते हुए कहा, आज तापमान 0 से लगभग 5 या 6 डिग्री नीचे है। थोड़ी ठंड है। लुओ फैंग ने बालकनी से नीचे देखा और एक राक्षस को शिकार की तलाश में देखा, लेकिन ठीक सुबह इस क्षेत्र में पहले से ही काफी राक्षस मौजूद हैं। देखो, मेरी दृष्टि के क्षेत्र में लगभग 12 राक्षस हैं और उनमें से 3 कमांडर स्तर के हैं। हम है 003 शहर वास्तव में राक्षसों का शिविर है। गाओ फैंग हंसे। दरअसल एक नियमित शहर में एक कमांडर आमतौर पर कुछ सौ नियमित राक्षसों का नेतृत्व करता है। उनके पास बहुत अधिकार हैं। और जिस शहर में लुओ फैंग अपनी ब्लेड तकनीक का प्रशिक्षण लेने के लिए रुका था, वहां एक कमांडर स्तर के राक्षस के नियंत्रण में लगभग कुछ 100 से लेकर कुछ हजार राक्षस थे। एक शहर में जितने कम कमांडर होंगे, हर एक उतने ही अधिक राक्षसों का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन है 003 शहर में, यहाँ तक कि बाहरी इलाके में भी एक कमांडर स्तर के राक्षस के पास केवल 2 से 3 सैनिक होते हैं। कभी कभी उनके पास कोई नहीं होता, वे बिना किसी अन्याय के नेता बन जाते हैं। ये सभी कमजोर कमांडर हैं, इनके ज्यादा अन्याय नहीं है। जहां तक मजबूत कमांडरों और यहां तक कि गिरोह के नेताओं की बात है, उनके हजारों अनुयायी होंगे। गाओ फैंग ने दूसरों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हर कोई उठो, चलो नीचे राक्षसों का शिकार करें। चलो भाइयों, आओ कुछ पैसे कमाएं। चेंगू ये कहते हुए हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये है 003 शहर अवसरों से भरा है। कमांडर हर जगह हैं। वेई किंग और वेई टाई की आंखें चमक उठी। है 003 शहर खतरनाक है, लेकिन संभावनाएं खतरे के साथ साथ मौजूद हैं। यहाँ कई शक्तिशाली राक्षस हैं, और यदि आपके पास पर्याप्त कौशल नहीं है, तो आप आसानी से मर जाएंगे। भले ही आप शक्तिशाली हो, एक बार जब आप भीड़ से घिर जाते हैं, तो आप भी समाप्त हो जाते हैं। हालांकि यहाँ के कमांडरों के अधिक अनुयायी नहीं हैं, इसलिए इन कमांडरों का शिकार करना बहुत आसान है। वाह वाह वाह! लुओ फैंग सीढ़ी के सामने था और कोनों को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के बाद उसने अपना हाथ लहराया। कोई समस्या नहीं, 20 मीटर के दायरे में कोई राक्षस नहीं। राक्षस आमतौर पर कोनों से घात लगाकर बैठे रहते हैं, और लुओ फैंग की आध्यात्मिक शक्ति सबसे अच्छा डिटेक्टर है। एक आध्यात्मिक पाठक के साथ रहना शानदार है। चेंगू मुस्कुराया। हर कोई अपना ध्यान रखें, आवाज न निकालें। राक्षसों के कान बहुत संवेदनशील होते हैं। गाओ फैंग ने चेंगू की ओर देखा, और चेंगू तुरंत चुप हो गया। लुओ फैंग आगे चल रहे थे जबकि गाओ फैंग पीछे थे। वेई टाई और वेई किंग दोनों तरफ थे, और चेंगू बीच में था। लुओ फैंग की नजर लगभग 100 मीटर दूर 3 सींग वाले सुअर पर पड़ी। सींग वाले सुअरों में से एक बहुत बड़ा था और उसका सींग काला था। सामान्य भूरे फर के विपरीत इसका सुई जैसा फर काला था। ये सब इसकी पहचान की ओर इशारा करता है, निम्न स्तर का कमांडर। वह वो है, लुओ फैंग ने धीरे से कहा। मैं आगे से उस सींग वाले सुअर की देखभाल करूंगा। हर कोई आसपास का माहौल देखता है। वाह वाह वाह! लुओ फैंग आगे बढ़े जबकि पीछे के 4 स्वाभाविक रूप से गठन के अनुसार फैल गए। वे अन्य कमांडर राक्षसों पर नजर रख रहे थे, या क्या अन्य मानव लड़ाके हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे। हाउल, कमांडर स्तर के सींग वाले सुअर ने मानव लुओ फैंग को अकेले भागते हुए देखा और तुरंत चिल्लाया। इसकी गति 100 मीटर सेकंड तक पहुंच गई, जो लगभग 360 किलोमीटर घंटा है। और वह सींग वाला सुअर सीधे लुओ फैंग पर हमला कर रहा था। इसके शरीर के आकार के साथ प्रभाव का बल एक ट्रक को भी तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा। लुओ फैंग ने अपना घोस्ट ब्लेड पकड़ रखा था और अपनी नियमित गति लगभग 60 से 70 मीटर सेकंड रखी। दोनों मिले, लुओ फैंग की गति तुरंत बढ़ गई, और एक कदम के साथ वह सटीक रूप से सेंटीमीटर तक चकमा दे गया। इस बीच लुओ फैंग का ब्लेड तैयार हो रहा था। जैसे ही ब्लेड चला, उसकी गति दोगुनी हो गई, जिससे ब्लेड धुंधला हो गया। यह एक चकाचौंध करने वाली रोशनी बन गई। ब्लेड की ठंडी रोशनी वज्र के समान थी, और वह सींग वाले सुअर की गर्दन के पार चली गई। ब्लेड की रोशनी स्वप्न के कोहरे की तरह थी, और तुरंत छट गई। ब्लेड तकनीक वज्र, पहली सफलता। पुची पुची! लुओ फैंग के भूत ब्लेड से 2 प्रतीत होने वाले सरल स्लैश तुरंत अन्य 2 सैनिक स्तर के सींग वाले सुअरों की गर्दन पर कट गए। रंबल, कमांडर स्तर का सींग वाला सुअर, जिसने अपनी जान गंवा दी, गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिरने से पहले लगभग 10 मीटर तक दौड़ता रहा।
यह जमीन पर कुछ दर्जन मीटर तक फिसलता रहा और फिर एक बड़े सख्त पेड़ से जा टकराया, जो दर्जनों वर्षों से किनारे पर उग रहा था, जिससे रुकने से पहले पूरा पेड़ थोड़ा हिल गया। अच्छा काम, केवल ब्लेड तकनीक से कमांडर स्तर के राक्षस को नष्ट करना। चेंगू और अन्य लोग इधर उधर इकट्ठा हो गए। आप में काफी सुधार हुआ है। गाओ फैंग भी खुश था, और वह पहले से ही राक्षस की लाश को काटने के लिए आगे बढ़ रहा था। मेरी तकनीक, मेरी ब्लेड तकनीक और प्रचुर अनुभव के साथ एक निचले स्तर के कमांडर को मारना इतना आसान हो गया। लुओ फेंग अंदर से चकित था। चूंकि उसने 10,000 से अधिक राक्षसों को मार डाला था, लुओ फेंग इन राक्षसों से निपटने के दौरान पूरी तरह से शांत रहने में सक्षम था, जिससे वह अपनी ब्लेड तकनीक और तकनीक का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम था। प्रतिद्वंद्वी से तुरंत छुटकारा पाने के लिए ताकत की सबसे छोटी मात्रा का उपयोग करें। ठीक है, विच्छेदन पूरा हो गया, गाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो देखते हैं, हम आज कमांडर स्तर के काफी राक्षसों का शिकार कर सकते हैं। जाओ, अगले वाले पर, लुओ फेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। फायर हैमर दस्ते में सभी लोग जोश में थे। 003 शहर में, भले ही वे जानते थे कि वे कई राक्षसों का शिकार करने में सक्षम होंगे, एक बार जब उन्होंने वास्तव में लड़ना शुरू कर दिया, तो लुओ फेंग को एहसास हुआ, बहुत बुरा। वे राक्षसों को नहीं मार रहे थे, वे मूलतः पैसा छाप रहे थे। यहाँ तक कि एक मनी प्रिंटर भी उतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना लुओ फेंग और अन्य अभी कमा रहे हैं। एक निम्न स्तर के कमांडर की सामग्री की कीमत लगभग 5 मिलियन, 15 मिलियन होती है। एक मध्यम स्तर के कमांडर की सामग्री की कीमत लगभग 10 मिलियन, 100 मिलियन होती है। एक उच्च स्तरीय कमांडर की सामग्री की कीमत लगभग 50 मिलियन, 600 से 700 मिलियन होती है। बेशक, कुछ अपवाद हैं, जैसे कुछ अत्यंत दुर्लभ राक्षस, या कुछ उच्च स्तरीय कमांडर जो गिरोह के नेता स्तर के करीब पहुंच रहे हैं। स्वाभाविक रूप से, उनकी सामग्रियों की कीमतें अधिक होंगी, लेकिन अधिकांश राक्षस उपरोक्त मूल्य सीमा में फिट बैठते हैं। फायर हैमर दस्ते ने एक दिन में लगभग 10 कमांडरों को मार डाला। निस्संदेह, उनमें से अधिकांश निम्न स्तर के कमांडर थे। उन्होंने जितना पैसा कमाया वह बेहद चौंकाने वाला था। 10 दिनों तक लड़ने के बाद, लुओ फेंग और अन्य ने 92 निचले स्तर के कमांडरों और 3 मध्यम स्तर के कमांडरों को मार डाला। उनकी अनुमानित कीमत शायद 1 अरब है। चूंकि उन्होंने 10 दिनों तक कड़ा संघर्ष किया, लुओ फेंग और अन्य लोग काफी थक गए थे, इसलिए उन्होंने आराम करने के लिए एक अच्छा दिन लिया। उसके बाद, वे राक्षसों का शिकार करते रहे और ओह, बात सिर्फ इतनी है कि क्षेत्र में राक्षस स्पष्ट रूप से काफी हद तक कम हो गए हैं। 15वां दिन, 18 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर लुओ फेंग और अन्य लोग आराम कर रहे थे। कैप्टन, अब हम शायद ही कभी इस क्षेत्र के पास किसी निचले स्तर के कमांडर को देखते हैं, चेंगू ने निराशाजनक रूप से कहा। इसकी मदद नहीं की जा सकती। हम हाल ही में बहुत बेरहमी से मार रहे हैं। गाओ फेंग हंसे, लेकिन जल्दी करने की जरूरत नहीं है, राक्षस समूह में आते हैं। मेरे अनुमान के अनुसार, यहाँ राक्षसों की संख्या 10 दिनों के भीतर बढ़ने लगेगी। हमें बस चुपचाप यहाँ बचाव करना है, क्योंकि हम इस क्षेत्र से परिचित हैं। लुओ फेंग ने भी सिर हिलाया। भले ही यह क्षेत्र बड़ा था, लुओ फेंग और अन्य लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इसे पूरी तरह से याद कर लिया। ऐसा लगता है कि 003 शहर अभी भी पैसा कमाने के लिए सबसे अच्छा है। वे टाई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि लुओ फेंग और गाओ फेंग ने मुख्य रूप से सारा काम किया, फिर भी वे टाई, वे किंग और चेंगू को बहुत फायदा हुआ। पैसे बांटने के बाद, उनमें से प्रत्येक को 100 मिलियन से अधिक मिलेंगे। पहले छोटे शहरों में कमांडर दुर्लभ होते थे। वे क्विंग और वे टाई शायद एक साल में 100 मिलियन नहीं कमा सकते, लेकिन अब उन्होंने उस रकम को महज 15 दिन में ही पार कर लिया। बिल्कुल, जितना बड़ा लाभ, उतना बड़ा जोखिम। पिछले कुछ दिनों में, लुओ फेंग और अन्य लोगों को भी एक उड़ने वाले राक्षस के हमले का सामना करना पड़ा। शुक्र है, वे घर में छिप गए और उन्हें डराने के लिए लुओ फेंग के चाकू फेंकने पर भरोसा किया। टनों पैसे, ये बिल्कुल भी बहुत अधिक नहीं है। गाओ फेंग हंसे। एक स्पिरिट रीडर के लिए प्रति वर्ष अरबों कमाना सामान्य बात है। हम यहाँ टिकने में सक्षम हैं, इसका एकमात्र कारण मुख्य रूप से लुओ फेंग का धन्यवाद है। हाँ, चेंगू, वे किंग और वे टाई हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। कैप्टन, ऐसा मत कहो। यह आपकी मदद का ही परिणाम है कि इन राक्षसों को मारना इतना आसान हो गया है। जब लुओ फेंग ने ऐसा कहा तो वह सच कह रहा था। एक व्यक्ति के लिए अपने चारों ओर ध्यान देना असंभव है। कुछ दस्तों में निगरानी रखने और संभावित खतरों को दूर करने के लिए 3 सदस्य जिम्मेदार होते हैं, और केवल गाओ फेंग जैसे मध्यवर्ती सरदारों की मदद से लुओ फेंग की दक्षता उच्च होगी। लुओ फेंग और अन्य लोगों ने आराम से बात की,
लेकिन उनकी आवाज ऊंची नहीं थी। चेंगू ने अपनी भारी स्नाइपर राइफल के लेजर एमर से नीचे देखा और अचानक कहा, तारानकन 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 तारानकन, एक बड़ा यहाँ है क्या? लुओ फैंग और अन्य लोग तुरंत आए और अपनी दूरबीन से देखा। लुओ फैंग ने ध्यान से देखा। दूर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में कोने लताओं और काई से भरे हुए थे, और इन लताओं में एक विशाल सांप था जो 20 मीटर लंबा और मनुष्य की कमर जितना मोटा था। सांप के शरीर पर काली धारियां थीं और वे जितना उसके सिर के करीब जाती, उतनी ही मोटी होती जाती। विशाल सांप का अंतिम सिरा दो त्रिकोणीय सांप के सिरों में विभाजित हो गया, और इन दोनों सिरों के माथे पर एक उभार था। तारानकन 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 तारानकन, क्या ये सांप जैसा राक्षस है, काली धारीदार, जिसमें घातक जहर है? गाओ फैंग ने अपनी आवाज में शाप दिया। और यह एक उत्परिवर्तित सांप प्रकार का राक्षस भी है, दो सिर वाला काला धारीदार सांप। और ये लगभग एक सींग विकसित कर रहा है और एक ड्रैगन बन रहा है। लुओ फैंग ने भी गहरी सांस ली। एक उत्परिवर्तित काली धारीदार सांप जो लगभग एक ड्रैगन है। इस चीज के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप। निगल लिया तारा। C12 दो सिर वाला काला धारीदार सांप। खंड 4 अध्याय 12 दो सिर वाला काला धारीदार सांप। एक काली धारीदार सांप जो अजगर बनने वाला है। ये निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय कमांडर है और गिरोह के नेता स्तर के करीब है। गाओ फैंग की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, और चूंकि यह एक उत्परिवर्तित दो सिर वाला काला धारीदार सांप है, इसलिए इसका जहर एक नियमित काली धारीदार सांप की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। इसमें दो जहर की थैलियां भी हैं, और उनमें से प्रत्येक जहर की थैली एक गैर उत्परिवर्तित काले धारीदार सांप की मात्रा से दोगुनी है। दूसरे शब्दों में, इस दो सिर वाले काले धारीदार सांप की कीमत समान स्तर के 4 काली धारीदार सांपों के बराबर है। एक काली धारीदार सांप जो ड्रैगन बनने वाला है, उसकी कीमत लगभग 400 मिलियन है। इसलिए इस दो सिर वाले काले धारीदार सांप की कीमत 1.6 बिलियन है। कीमत एक नियमित निम्न स्तर के होर्ड लीडर राक्षस के बराबर है। गाओ फैंग द्वारा इन नंबरों को कहने के बाद दूसरों की हृदय गति तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों कमांडर स्तर के राक्षसों को मार डाला है, लेकिन ये सब दो सिर वाले काले धारीदार सांप की कीमत के करीब भी नहीं है। जाहिर है, मजबूत राक्षसों को मारने से ऊंची दर पर पैसा मिलता है। बेशक, ये दो सिर वाला काला धारीदार सांप बेहद खतरनाक है। एक बार जब आप इसके द्वारा काटे गए या किसी भी तरह से इसके जहर से पीड़ित हो गए, तो मौत निश्चित है। गाओ फैंग ने नम्रता से कहा, और इसके दो दिमाग हैं, इसलिए दोनों सिर एक साथ दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? गाओ फैंग ने दस्ते के अन्य सदस्यों की ओर देखा और अंततः उसकी नजर लुओ फैंग पर पड़ी। लुओ फैंग को देखते हुए हर कोई चुप था। लुओ फैंग निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे। एक दो सिर वाला काला धारीदार सांप उन्हें ढेर सारा पैसा दिलाएगा, लेकिन साथ ही ये बेहद खतरनाक भी है। मैं भी शामिल। लुओ फैंग ने अपने दांत भींच लिए। कैप्टन, आपके बारे में क्या? उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसका चकमा देना अप्रत्याशित होगा। लुओ फैंग, अगर कोई परेशानी हो तो मेरी थोड़ी मदद करें। गाओ फैंग ने अपने दांत भींच लिए। लड़ाकों को जीवन और मृत्यु की सीमा पर चलना चाहिए। वेट आई, मुझे अपनी ढाल दो। यहाँ, कप्तान। वेट आई को कोई झिझक नहीं हुई क्योंकि उसने गाओ फैंग को अपनी ढाल दे दी, और गाओ फैंग ने अपना एक हथौड़ा जमीन पर रख दिया। उसके बाएं हाथ में ढाल और दाएं हाथ में हथौड़ा था। वह खुद पर हंसा। इतने समय के बाद मैं अभी भी युद्ध में शायद ही कभी ढाल का उपयोग करता हूँ। हालांकि ये दो सिर वाला काली धारीदार सांप बहुत खतरनाक है। अगर मैं ढाल का उपयोग नहीं करता तो मैं वास्तव में काफी डर जाऊंगा। कैप्टन, मैं दूर से हमला करूंगा और आप करीब से हमला करेंगे। लुओ फैंग ने धीरे से कहा, अगर कुछ होता है तो मैं अपनी ढाल या हथौड़े पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करूंगा और आप उस बल का उपयोग चकमा देने के लिए कर सकते हैं। समझ गया। गाओ फैंग ने सिर हिलाया। लुओ फैंग ने अन्य तीनों की ओर देखा और कहा, मैं कप्तान के साथ नीचे जाऊंगा, तुम लोग यहीं रहो। अरे हाँ, भाई चेन, अपनी स्नाइपर राइफल से निशाना साधो और सुनिश्चित करो कि कोई भी हमारा फायदा उठाने और हत्या चुराने की कोशिश न करे। कोई चिंता नहीं, मैं नीचे निशाना लगाता रहूंगा। चेंगू थोड़ा हंसा। यदि आप चाहते हैं कि मैं गोली चलाऊं, तो बस मुझे सीधे सूचित करें। ठीक है। सामरिक संचार निगरानी के माध्यम से एक दस्ते के सदस्य किसी भी समय संपर्क में रह सकते हैं। कैप्टन, चलो चलें। लुओ फैंग और गाओ फैंग तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे।
इस स्तर के राक्षस के खिलाफ चेंगू और अन्य लोग मदद के लिए कुछ नहीं कर सके। लुओ फेंग और गाओ फेंग जमीन पर पहुंचे और अपनी याददाश्त का उपयोग करते हुए एक खंडहर पथरीले रास्ते पर दो सिर वाले काले धारीदार सांप के स्थान की ओर चले गए। बूम हिस, सांप के कान को छेदने वाली फुसफुसाहट दूर से आ रही थी। लुओ फेंग और गाओ फेंग ने एक दूसरे पर नजरें डाली और उसी समय सामरिक संचार घड़ी में थोड़ा कंपन हुआ। लुओ फेंग ने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और सामरिक संचार घड़ी पर शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। 3 लोग अचानक प्रकट हुए और वर्तमान में 2 सिर वाले काले धारीदार सांप के साथ गहन लड़ाई में हैं। गाओ फेंग को भी खबर मिली और उन्होंने चुपचाप कहा, यह नहीं सोचा था कि कोई अन्य समूह पहले पहुंच जाएगा। बहरहाल, आइए एक नजर डालते हैं। चलो चले, लुओ फेंग ने भी सिर हिलाया। वे दोनों तेजी से करीब आए और तेजी से एक आवासीय अपार्टमेंट के कोने पर पहुंच गए। कोने के पास लुओ फेंग ने 3 लोगों की एक झलक देखी जो वर्तमान में कुछ दर्जन मीटर दूर 2 सिर वाले काले धारीदार सांप से लड़ रहे थे। तीनों व्यक्ति ऐसे लग रहे थे जैसे वे पश्चिमी या दक्षिणी एशिया से हों। उनके बाल थोड़े घुंघराले थे और उनकी त्वचा का रंग थोड़ा गहरा था। वह गंजा व्यक्ति, जो इन 3 व्यक्तियों का नेता प्रतीत हो रहा था, लगभग 3 मीटर लंबा एक गहरा, सुनहरा बोस्टाफ था। उसके हाथ में लाठी तैरते हुए अजगर के समान थी। जब भी 2 सिर वाले काले धारीदार सांप का त्रिकोणीय सिर उसके ऊपर से उड़कर फुफकारता, बोस्टाफ हमेशा सांप को कुचलने के लिए काफी तेज होता। भले ही यह सिर को न तोड़ सके, फिर भी ये 2 सिर वाले काले धारीदार सांप के शरीर को तोड़ देगा। कभी कभी बोस्टाफ के सिर पर बिंदु जुड़ जाता था, जिससे 2 सिर वाला काला धारीदार सांप गुस्से में फूंकारने लगता था। जहां तक अन्य 2 की बात है, उन दोनों के एक हाथ में एक आयताकार ढाल और दूसरे हाथ में एक विशाल कैंची थी। ये दोनों एक साथ थे और एक टीम के रूप में आक्रमण करते थे। उनका समन्वय अद्भुत था। पेंग, जंग लगी फिटनेस मशीनें जो बहुत पहले से सेक्टर में भरी हुई थी, वे सभी 2 सिर वाले काले धारीदार सांप की झूलती पूंछ से टूट गईं और गंजा जानवर भी तेजी से पीछे हट गया। वो स्टाफ मुड़ गया और एक बवंडर बना जिसने सभी स्क्रैप धातु को अवरुद्ध कर दिया और स्टाफ का मास्टर तेजी से पीछे हट गया। महान वो स्टाफ तकनीक, गाओ फेंग चुपचाप कहने से खुद को नहीं रोक सके, ये गंजा आदमी शायद एक उन्नत स्तर का सरदार है। अन्य 2 संभवतः मध्यम स्तर के सरदार हैं। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। इस जानवर ने 2 सिर वाले काले धारीदार सांप के साथ आमने सामने जाने की हिम्मत की, इसलिए ये बताना आसान है कि वह मजबूत है। एसाई 2 सिर वाला काला धारीदार सांप क्रोधित था और 2 विशाल सांप के सिर की ठंडी आंखें आपकी रीढ़ को ठंडक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थीं। हमला करते समय इसने बार बार अपना मुंह खोला। 2 सिर वाले काले धारीदार सांप के हमले के तहत वे तीनों तेजी से पीछे हट गए और शब्दों का आदान प्रदान करने लगे। तीनों के बीच बातचीत सुनने के बाद लुओ फेंग और गाओ फेंग ने तुरंत निर्णय लिया। भारतीयों। लड़ाई के बाद 2 सिर वाले काले धारीदार सांप के एक सिर से खून बह रहा था। इसे गंजे जानवर के बो स्टाफ ने तोड़ दिया था। हालांकि ये घाव स्पष्ट रूप से घातक नहीं था। वाह वाह वाह! तीनों भारतीय तेजी से लुओ फेंग और गाओ फेंग की दिशा की ओर बढ़े। यदि आप कर सकते हैं तो बेझिझक इससे लड़े, गंजे जानवर ने कुछ चीनी निचोड़ ली। इस समय 2 सिर वाला काला सांप फूंकार रहा था और फूंकार रहा था। लुओ फेंग और गाओ फेंग ठंडे स्वर में हंसे और ज्यादा कुछ नहीं कहा और फिर तेजी से एक तरफ चले गए। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि सीधे 2 सिर वाले काले धारीदार सांप पर हमला कर सकें। 3 भारतीयों का नेता, गंजा जानवर, अपनी आवाज के नीचे श्राप देने से खुद को नहीं रोक सका और फिर उसने अपने 3 मीटर लंबे बो स्टाफ को 2 सिर वाले काले धारीदार सांप पर गोली मार दी। अब समय आ गया है। लुओ फेंग ने चकमा देते हुए पहले ही अपना काला फेंकने वाला चाकू पकड़ लिया था और यह 9वीं श्रृंखला का फेंकने वाला चाकू था। उसने इसे बिजली की गति से फेंक दिया। फेंकने वाले चाकू ने एक ठंडी रोशनी पैदा की जब वह 2 सिर वाले काले धारीदार सांप के बाएं सिर की ओर चली। एक ऐसे अस्तित्व के रूप में जो लगभग एक ड्रैगन जैसा है, 2 सिर वाला काला धारीदार सांप बेहद बुद्धिमान है। उसने देखा कि उस तुच्छ मानव ने फेंकने वाला चाकू फेंक दिया, इसलिए उसका बायां सिर तेजी से लहराया। सांप का दिमाग हमेशा बहुत तेजी से काम करता है। 2 सिर वाले काले धारीदार सांप का बायां सिर तुरंत धुंधला हो गया। इसकी बुद्धि का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ किया गया। लुओ फेंग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, बदलो। उसने जानबूझकर अपना फेंकने वाला चाकू फेंका ताकि बुद्धिमान जुड़वा सिर वाले काले धारीदार सांप को लगे कि वह छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करता है। सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हुए चाकू फेंकने से हवा में दिशा नहीं बदल सकती। अफसोस की बात है, लुओ फेंग कोई छिपे हुए हथियार विशेषज्ञ नहीं थे।
लेकिन एक छिपे हुए हथियार विशेषज्ञ की तुलना में दसियों से सैकड़ों गुना अधिक मजबूत थे। जब फेंकने वाले चाकू और दो सिर वाले काले धारीदार सांप के बीच बमुश्किल 1 मीटर का फासला रह गया, तो चाकू की दिशा थोड़ी बदल गई। बस इस थोड़े से बदलाव के कारण चाकू दो सिर वाले काले धारीदार सांप के बाएं सिर की एक आंख की ओर चला गया। हिस, जुड़वा सिर वाला काला धारीदार सांप गुस्से से फुफकार उठा, और उस छोटे से क्षण में वास्तव में उसने अपने बाएं सिर से चकमा देने वाली हरकत की। जान ले कि लुओ फैंग का फेंकने वाला चाकू पहले से ही ध्वनि की गति से कुछ गुना तेज चल रहा था, यहाँ तक कि एक स्नाइपर गोली से भी तेज। 1 मीटर की दूरी और ध्वनि की गति से कई गुना अधिक गति, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं। और चूंकि फेंकने वाला चाकू इतनी तेजी से चल रहा था, यहाँ तक कि लुओ फैंग को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इसे 1 मीटर या 1.5 मीटर पर बदला है। चूंकि फेंकने वाला चाकू इतना तेज था, थोड़ी सी देरी का मतलब है कि चाकू पहले ही 10 मीटर आगे बढ़ चुका होगा। भले ही वह तुरंत प्रतिक्रिया करे, उस छोटे से क्षण में लुओ फैंग केवल एक बार चाकू की दिशा बदल सकता है। और बस उस छोटे से क्षण में दो सिर वाले काले धारीदार सांप ने न केवल प्रतिक्रिया की, बल्कि वह चकमा भी दे गया। निस्संदेह, चूंकि यह इतना छोटा क्षण था, दो सिर वाला काला धारीदार सांप विषम परिस्थितियों में चकमा दे गया। तो फेंकने वाले चाकू ने दो सिर वाले काले धारीदार सांप के मुंह पर गोली चलाई और एक छेद बना दिया, और जुड़वा सिर वाले काले धारीदार सांप के शल्क को चपेट में ले लिया। चीची, इसने केवल एक सफेद निशान छोड़ा, और फेंकने वाला चाकू सीधे जमीन पर प्रतिबिंबित हुआ। इतनी भयानक रक्षा, लुओ फैंग चौंका, इतनी अद्भुत चकमा देने की क्षमता। इतनी कम दूरी में इसने दिशा बदल ली और ये दो सिर वाला काली धारीदार सांप फिर भी चकमा दे सका। यह एक समस्या होने वाली है। लुओ फैंग को पता था कि अकेले इस दो सिर वाले काले धारीदार सांप से छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होगा। हिस, दो सिर वाले काले धारीदार सांप के दोनों सिर लुओ फैंग की ओर मुड़ गए। उसके बाएं सिर के मुंह में बहुत बड़ी जगह थी और गहरे हरे रंग का खून लगातार बह रहा था। वह गंजा जानवर, जिसके हाथ में लंबी छड़ी थी, जोर से हंसा, और जैसे ही वह पीछे हटा, उसने अपनी अजीब चीनी भाषा में चिल्लाया, टीम बनाओ, आधे को विभाजित करो। उसकी नजर लुओ फैंग पर थी। लुओ फैंग और गाओ फैंग ने एक दूसरे पर नजरें डाली। ठीक है, लुओ फैंग ने कहा। ठीक है, गाओ फैंग ने जानबूझकर एक इशारा भी किया। 3 भारतीयों और लुओ फैंग और गाओ फैंग, दोनों समूहों ने तुरंत सहयोग करने का निर्णय लिया। गंजे जानवर की ताकत ने लुओ फैंग और गाओ फैंग को पहचान दिलाई, जबकि लुओ फैंग की चाकू फेंकने की ताकत ने 3 भारतीयों को पहचान दिलाई। केवल ताकत से ही आप दूसरों का ध्यान और सम्मान अर्जित कर सकते हैं। और वान के सपनों के शहर के बाहर 9 लोगों का एक लड़ाकू दस्ता था जो इस समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 9 लोगों के इस दस्ते में टाइगर फैंग दस्ते के सदस्य थे। वह सांप की आवाज है, और उसमें बहुत शक्तिशाली है। 9 में से एक वयोवृद्ध जिसके बाल सफेद थे, बोला, यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C13 एक चोरी खंड 4 अध्याय 13 एक चोरी। वान के सपनों के शहर की खंडहर बंजर भूमि में गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। एक व्यक्ति की कमर जितना मोटा सांप 2 कैंचीधारी भारतीयों की ओर बिजली की तरह झपटा। दोनों भारतीयों ने 5 या 6 मीटर ऊंची वूश से छलांग लगाए और एक अपार्टमेंट इमारत की खिड़की की रेलिंग पकड़ ली। फिर सांप की पूंछ किनारे के एक पेड़ से बड़ी बेरहमी से टकरा गई। लगभग 5 या 6 मीटर ऊपर से पेड़ के सीधे टूटने और गिरने पर गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। हाँ, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। इस समय लुओ फैंग एक हाथ में ढाल लेकर तेजी से दौड़ रहा था। 2 सिर वाले काले धारीदार सांप के 2 सिर पागलपन से लुओ फैंग का पीछा कर रहे थे। वाह वाह, उसने अपना हाथ घुमाया और 2 फेंकने वाले चाकू निकल आए। ऐसा लग रहा था जैसे लुओ फैंग ने उन्हें फेंकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया था, लेकिन वास्तव में फेंकने वाले चाकू पूरी तरह से आध्यात्मिक बल द्वारा नियंत्रित थे जब उन्हें फेंक दिया गया था, जिससे दोनों फेंकने वाले चाकू एक अद्भुत गति से तेज हो गए। एक आंख बमुश्किल 2 धुंधली ठंडी रोशनी को देख पाएगी जो 2 सिर वाले काले धारीदार सांप की ओर जा रही है। हिस, 2 सिर वाला काला धारीदार सांप चकमा देने की कोशिश करते हुए दहाड़ने लगा। परिवर्तन, लुओ फैंग की नजर ठंडी थी। दोनों फेंकने वाले चाकुओं की दिशा थोड़ी बदल गई, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं। चूंकि फेंकने वाले चाकू स्नाइपर राइफल से दागी गई गोलियों की तुलना में बहुत तेज थे, इसलिए अन्य ये भी नहीं बता सके कि फेंकने वाले चाकू की दिशा बदल गई है। पुच्छी,
ची। उड़ते समय दो फेंकने वाले चाकुओं में से एक ने सांप के बाएं सिर को छू लिया, लेकिन दूसरे फेंकने वाले चाकू ने बाएं सिर पर वार किया। जब से उन्होंने लड़ना शुरू किया, लुओ फैंग ने पहले ही 6 फेंकने वाले चाकू छोड़ दिए, और ये सभी 6 फेंकने वाले चाकू सांप के बाएं सिर पर हमला कर रहे थे। इस समय सांप का बायां सिर ताजा खून से ढका हुआ था, और उसके घाव चौंकाने वाले थे। लुओ फैंग का शरीर बेहद हल्का था, और उसकी दौड़ने की गति चौंकाने वाली थी। भारतीय समूह के बोस्ट ऑफधारी नेता ने उत्साहित होकर चिल्लाया और सांप का पीछा किया, जैसे कि वह कोई दौड़ता हुआ कुत्ता हो, जबकि वह लुओ फैंग का पीछा कर रहा था। एक के बाद एक वार करते हुए उसने अपने डंडे से 2 सिर वाले काले धारीदार सांप के दाहिने सिर पर जोरदार वार किया। 2 सिर वाले काले धारीदार सांप ने मिश्र धातु वाले डंडे को रोकने के लिए अपने सिर का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल चकमा दे सका। जान ले कि भले ही ये लाठी शक्तिशाली नहीं लगती और भाले की तरह तेज नहीं होती, एक बार जब ये संपर्क बना लेगा तो इसकी सारी शक्ति टिप पर केंद्रित हो जाएगी। टिप का क्षेत्र बड़ा नहीं है, इसलिए वह छोटी टिप एक कुंद हथियार की तरह है। आओ भारतीय, लगे रहो, गाओ फैंग चिल्लाया। गाओ फैंग के साथ अन्य 2 बड़े कैची और ढालधारी भारतीय सेनानियों ने जुड़वां सिर वाले काले धारीदार सांप के शरीर पर बारीकी से हमला किया। सबसे पहले ऐसा करने से 2 सिर वाले काले धारीदार सांप को लुओ फैंग और भारतीय नेता पर हमला करने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करने से रोका गया। दूसरा, वे लगभग 7 इंच के इस विशालकाय सांप पर भी हमला करना चाहते थे। सांप का कमजोर बिंदु 7 इंच है। बेशक 7 इंच एक अमूर्त संख्या है, मुख्य बिंदु इसके महत्वपूर्ण अंगों पर हमला करना है। तारांकन। टीएल नोट, अधिक जानकारी के लिए अंत देखें। हालांकि सांप को अपनी रक्षा का भरोसा था, फिर भी वह गाओ फैंग और अन्य 2 को अपने प्राणों पर निशाना नहीं लगाने देना चाहता था। तो सांप ने अपनी पूंछ पीछे खींच ली और उसे लपेट लिया, क्योंकि उसने गाओ फैंग और अन्य 2 से निपटने का एक तरीका सोचने की कोशिश की। लुओ फैंग के बाएं हाथ की ढाल आध्यात्मिक बल से प्रभावित थी और लुओ फैंग के पैर पर बल लगाने के बाद वह तीव्रता से सीधे कप्तान गाओ फैंग की स्थिति की ओर उड़ गया। जब वह गाओ फैंग के पास था, तो लुओ फैंग ने फुसफुसाया, कैप्टन, जब आप हमला करने के लिए सांप के पास पहुंचे, तो अपने हथौड़े का उपयोग करें और इस सांप के बाएं सिर की ओर दाईं ओर प्रहार करें। हे, समझ गया। गाओ फैंग तुरंत समझ गए कि लुओ फैंग का क्या मतलब है। युद्ध के मैदान पर लुओ फैंग की हरकतें अजीब और अनियमित थीं। वह कभी सांप के करीब नहीं गया। युद्ध के मैदान के चारों ओर मंडराने के लिए वह बस अपनी अद्भुत गति पर निर्भर था। हाँ, भारतीय नेता अचानक चिल्लाए और उनका चेहरा लाल हो गया। उसके शरीर में खून अपनी सीमा तक पंप हो रहा था। एक क्षण के लिए उसका शरीर किसी प्रसिद्ध बौद्ध हरहत जैसा लग रहा था। उसके शरीर में वो स्टाफ तेजी से और क्रूरता से गति में बढ़ गया और जैसे कि वह अपनी जान फेंक रहा हो, वह सीधे 2 सिर वाले काले धारीदार सांप की ओर बढ़ गया। वो स्टाफ की गति अपनी सीमा तक पहुंच गई और पलक झपकते ही दर्जनों परछाइयां सांप की ओर टूट पड़ी। टकराना, टकराना। दर्जनों परछाइयों में से 2 सीधे सांप के दाहिने सिर पर लगी। विशाल सांप का दाहिना सिर हिले बिना नहीं रह सका, मानो वह बेहोश होने वाला हो। गड़गड़ाहट के साथ सांप का दाहिना सिर सीधे जमीन पर गिर गया। हिस। 2 सिर वाले काले धारीदार सांप के बाएं सिर से तुरंत एक भयानक गुर्राहट निकली और उसका बड़ा, मुलायम शरीर अचानक हिल गया। ये वास्तव में उछला और तेजी से लहरदार गति में दौड़ा। जल्दी करो, भारतीय नेता, गंजा जानवर, तेजी से दहाड़ा। गाओ फैंग, जो हमेशा 2 सिर वाले काले धारीदार सांप के करीब रहता था, दहाड़ा, मर जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने हाथ में भारी हथौड़े को बेरहमी से घुमाने के लिए अपने शरीर की सारी शक्ति का उपयोग किया। भारी हथौड़ा एक तोपखाने के गोले की तरह था, क्योंकि ये 2 सिर वाले काले धारीदार सांप के बाएं सिर पर बेरहमी से मारा गया था। 2 सिर वाले काले धारीदार सांप का बायां सिर तुरंत चकमा देकर भाग गया। लुओ फैंग, जो बहुत दूर नहीं था, ने ये देखा और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति भारी हथौड़े पर केंद्रित कर दी और तुरंत इसे बड़े अंतर से तेज कर दिया। पेंग। 2 सिर वाला काला धारीदार सांप तुरंत चकमा देकर भाग गया, लेकिन भले ही भारी हथौड़ा सीधे उसके सिर पर नहीं लगा, फिर भी वह गर्दन पर लगा। गाओ फैंग की अत्यधिक शक्ति और समर्थन के रूप में लुओ फैंग की आध्यात्मिक शक्ति के साथ इस हथौड़े की प्रभाव शक्ति बेजोड़ थी। 2 सिर वाले काले धारीदार सांप का बायां सिर भी चक्कर खाकर जमीन पर गिरने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन तभी जब उसे होश आया और वह अपना सिर वापस ऊपर उठाने जा रहा था, लुओ फैंग मुस्कुराए। पुच्छी। एक काला चाकू तुरंत जमीन से निकला, सांप के बाएं सिर के चेहरे से होकर गुजरा और सीधे सिर में गोली मार दी। बायां सिर फिर ऊपर न उठा।
ओ गंजे पार्श्विक भारतीय नेता के मिश्रित बो डंडे ने बिजली की तरह दाहिने सिर की आंख की ओर गोली चलाए, उसे नष्ट कर दिया और फिर दो सिर वाले काले धारीदार सांप के दाहिने सिर को छेद दिया। दो सिर वाले काले धारी वाले सांप की जान पहले ही जा चुकी थी, लेकिन उसका विशाल शरीर अभी भी अनजाने में इधर उधर घूम रहा था। हरकतें धीमी हो गईं और फिर कभी नहीं हिली। हाँ हाँ, भारतीय नेता जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। खूबसूरत गाओ फैंग भी खुश था जब वह अपना हथौड़ा लेने गया। लुओ फैंग भी मुस्कुरा रहा था जब वह अपने फेंकने वाले चाकू लेने गया। प्रारंभ से अंत तक भारतीयों को शायद कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके हथियार आध्यात्मिक शक्ति द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। खासकर आखिरी हिट केवल तब तक जब तक कि दो सिर वाले काले धारीदार सांप का सिर जमीन पर नहीं गिर गया। लुओ फैंग का फेंकने वाला चाकू उसके सिर को छेदने के लिए जमीन से बाहर आया। दोस्त गंजा जानवर लुओ फैंग और गाओ फैंग की ओर मुस्कुराया और अभिवादन किया। अच्छा तारांकन टेल नोट, उन्होंने अंग्रेजी में अच्छा कहा। तुम इतने बुरे भी नहीं हो, लुओ फैंग ने हंसते हुए कहा। वह बता सकता था कि भारतीय ने अपने अंतिम कदम पर अपना जीवन दांव पर लगा दिया। अब भी गंजे जानवर का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसकी नसें अभी भी फट रही थी। तुम लोगों को आधा मिलता है, आधा हमें मिलता है, गंजा जानवर बोला। लुओ फैंग ने सांप के बाएं सिर की ओर इशारा किया और थोड़ा मुस्कुराया। शल्क भी आधे आधे हैं। दोनों पक्षों को एक दूसरे की ताकत का एहसास हुआ। चाहे लुओ फैंग का दस्ता हो या भारतीय दस्ता, दोनों के पास शायद छुपे हुए इलाके से निशाना साधने वाले गर्म हथियार हैं। वह और दोनों पार्टियां शक्तिशाली हैं, तो दोनों अच्छे मूड में थे। लुओ फैंग और गाओ फैंग ने दो सिर वाले काले धारीदार सांप के बाएं सिर को काटना शुरू कर दिया और भारतीयों ने दाहिना सिर विच्छेदित कर दिया। लुओ फैंग, वह ब्लेड क्रूर था, गाओ फैंग फुसफुसाए। लुओ फैंग हंसे और उन्होंने सांप को काटने के बाद उसके सिर से काला फेंकने वाला चाकू निकाला। वास्तव में यह वह प्रहार था जिसने बाएं सिर की हत्या कर दी। अचानक लुओ फैंग और गाओ फैंग तेजी से देखने के लिए मुड़े और जैसे ही उन्होंने देखा, भारतीय टीम के 3 सदस्यों के चेहरे भी बदल गए। बहुत दूर से 9 मानव लड़ाके उनकी ओर चलने लगे, उनमें से अधिकतर पीले थे। जब ये 9 लोग आए और अपने सामने विशाल सांप को देखा, तो उन्होंने तुरंत इसकी कीमत निर्धारित की, कुछ अरब डॉलर। इतनी बड़ी मात्रा में धन होने पर बहुत से लोग अपने अंदर का लालच दिखाएंगे। कृपया दूर जाएं। भारतीय समूह के गंजे क्रूर नेता ने कुछ चीनी लोगों को निचोड़ लिया। किसने सोचा होगा कि हम यहाँ बाघ के विषैले दस्ते से भी मिलेंगे। आप निश्चित रूप से हमारे आसपास रहेंगे। गाओ फैंग की नजर उसके सामने समूह पर पड़ी। लुओ फैंग चुपचाप देखता रहा। उनके सामने 9 लोगों में से बाघ के दांत दस्ते के 6 सदस्यों के अलावा एक बूढ़ा अनुभवी, एक विशाल सफेद जानवर और एक मिश्रित युवा था। हाँ, गाओ फैंग, तुम लोगों ने वास्तव में भारतीयों के साथ मिलकर काम किया है। लेकिन आप लोगों के लिए इस दो सिर वाले काले धारीदार सांप को मारना कितना दुर्लभ है। बाघ के दांत वाले दस्ते के कप्तान ने ठिठुरते हुए हंसते हुए कहा, यदि आप बुद्धिमान हैं, तो आप जल्दी करेंगे और भाग जाएंगे। यदि ऐसा है, तो हमारा वज्र दस्ता आपकी जान बचा सकता है, अन्यथा हमें दोष न दें। ओह, यहाँ वरिष्ठ लियू हमारे वज्र दस्ते के कप्तान हैं। मिस्टर कलोंग यहाँ हमारे उप कप्तान हैं। सीनियर लियू वह बूढ़ा अनुभवी था और कलोंग वह सफेद जानवर था। लुओ फैंग की नजर ठंडी थी। मैं यहाँ #003 शहर में पहली बार आया हूँ, ये शिकार मेरा है। आप लोग जा सकते हैं, मिश्रित युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े अनुभवी और सफेद जानवर मिश्रित युवाओं के दो किनारों पर खड़े थे और उन्होंने लुओ फैंग के समूह को स्कैन किया। जो कोई मेरा शिकार चुराने की हिम्मत करेगा, मर जाएगा, भारतीय समूह के गंजे क्रूर नेता ने कहा। उसके बगल में कैंची चलाने वाले 2 भारतीय भी अपनी हत्या के इरादे का प्रदर्शन कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि इस 2 सिर वाले काले धारीदार सांप को मारना आसान था? सबसे पहले, यह मूल्यवान उत्परिवर्तित राक्षस पहले से ही दुर्लभ था और युद्ध भी कड़वा था। गाओ फैंग ने भी अपने जुड़वां हथौड़ों को डरावनी दृष्टि से पकड़ रखा था। यदि आप इसे चुराना चाहते हैं, तो आओ। लुओ फैंग ने सांप के सिर पर कदम रखा और अपने सामने समूह को देखते हुए एक ठंडी हंसी निकाली। यदि हम इस 2 सिर वाले काले धारीदार सांप को मार सकते हैं, तो आपके समूह को। अरे हाँ, हमारे भाई की स्नाइपर राइफल का निशाना आपके समूह पर है। हमारी स्नाइपर राइफल का निशाना भी आप पर है। भारतीय समूह के कैंची चलाने वाले पुरुषों में से एक ने उदासीनता से कहा। निशानची 9 में से बहुत से लोग आसपास के आवासीय अपार्टमेंटों की ओर अपना सिर उठाने से खुद को रोक नहीं सके, लेकिन इन खंडहर इमारतों में एक छाया भी नहीं देखी जा सकी।
परंतु वे उन्हें न देख सके, इस कारण वे और भी अधिक भयभीत हो गए। टाइगर फैंग स्क्वाड स्पष्ट था, फायर हैमर स्क्वाड में चेंगू उनके स्नाइपर के रूप में था। और क्या भारतीय समूह अपने पेशेवर स्नाइपर भी नहीं लाएंगे? योजक चिन्ह टीएल नोट 7 इंच भाग के लिए ठीक है, उन लोगों के लिए जो रुचि रखते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं। ये वास्तव में एक कहावत है, दा शेदा की कन, यदि आप सांप पर हमला करना चाहते हैं तो 7 इंच पर हमला करें। मैंने सुना है कि 3 इंच जैसी विविधताएं भी होती हैं, लेकिन इस कहावत के दो अर्थ हैं। सबसे पहले, अगर सांप कम से कम 7 इंच लंबा न हो तो उस पर हमला न करें। अगला, सांप पर हमला करने के लिए 7 इंच सबसे अच्छी जगह है। नीचे दी गई तस्वीरों का संदर्भ लें, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि ये तस्वीरें बिल्कुल सही हैं या नहीं। मुझे यकीन है कि यह विभिन्न प्रकार के सांपों के लिए अलग अलग है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C14 सोलो खंड 4 अध्याय 14 एकल। आमतौर पर एक भारी स्नाइपर राइफल मुश्किल से निम्न स्तर के कमांडर स्तर के राक्षस को धमकी दे सकती है, लेकिन राक्षस इंसानों से अलग होते हैं। मनुष्य शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी त्वचा और मांसपेशियों की सुरक्षा राक्षसों के फर और तराजू की सुरक्षा से बहुत कम है। यही कारण है कि मानव सेनानियों को युद्ध की वर्दी पहननी पड़ती है। यदि किसी मध्यवर्ती स्तर के सिपहसालार सेनानी को गोली लग जाए, भले ही वह न मरे, फिर भी उसे भारी घाव होगा। हालांकि एक स्नाइपर राइफल एक उन्नत स्तर के सरदार स्तर के लड़ाकू के लिए बहुत कम खतरा है। और जहां तक एक वारगोट की बात है, एक स्नाइपर राइफल किसी वॉरगॉड को बिल्कुल भी धमकी नहीं दे सकती। ऐसा लगता है कि बूढ़े अनुभवी और सफेद जानवर मिश्रित युवाओं की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए वह दस्ते का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। लुओ फैंग की नजर वज्र दस्ते पर पड़ी। वज्र दस्ते के कुछ सदस्यों को स्नाइपर्स के स्थानों की तलाश में आवासीय अपार्टमेंट की ओर उठाया गया था, और उनमें से कुछ ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। मॉन, लुओ फैंग, गाओ फैंग, भारती और वज्र दस्ता सभी कुछ देर के लिए चुप थे। टाइगर फैंग कप्तान सीनियर लियू ने उदासीन, गंजे हो रहे अनुभवी की ओर देखा। गंजे हो रहे इस अनुभवी ने भौहें सिकुड़कर उसकी ओर देखा और टाइगर फैंग कैप्टन तुरंत चुप हो गया। बूढ़े, गंजे हो चुके अनुभवी ने मिश्रित युवा के कान में धीरे से कहा, युवा मास्टर, चूंकि आप यहाँ प्रशिक्षण के लिए आना चाहते हैं, तो आपको व्यक्तिगत रूप से राक्षसों के खिलाफ लड़ना चाहिए। मिश्रित युवक ने अनुभवी की ओर देखा और फिर अपना सिर सफेद जानवर की ओर कर लिया। सफेद जानवर ने भी हल्का सा सिर हिलाया। चलो ठीक है, जाओ। मिश्रित युवाओं को असहायता से आदेश दिया। उसके पिता ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी है। जंगल में प्रवेश करने के बाद उसे अपने 2 अंगरक्षकों की बात सुननी होगी। भले ही तकनीकी तौर पर टीम का लीडर पुराना अनुभवी हो, लेकिन असल लीडर ये मिश्रित युवा ही है। और अब जब मिश्रित युवा ने अपना आदेश दिया, तो टाइगर फैंग दस्ते के सदस्यों ने गाओ फैंग और लुओ फैंग को असंतोष की दृष्टि से देखा। झांग जीहू ने भी मन ही मन शाप दिया, लुओ फैंग बच्चे, इस बार तुम भाग्यशाली हो। झांग जीहू ने लुओ फैंग के प्रति अपनी नफरत को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। ये हमेशा स्पष्ट रहा है कि टाइगर फैंग स्क्वाड और फायर हैमर स्क्वाड के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। देखते ही देखते वज्र दस्ते के 9 सदस्य वहां से चले गए। वान के ड्रीम शहर क्षेत्रफल में विशाल है, और वज्र दस्ता इस छोटे से क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा। जब वे सड़क पर चल रहे थे, तो पैन या बोलते हुए बूढ़े वयोवृद्ध ने भौहें चढ़ा ली। टाइगर फैंग दस्ते के कप्तान सीनियर लियू पास आए और खुद को नीचे उतारा। लियू नाम के बूढ़े अनुभवी ने गंभीरता से कहा, चूंकि आप टाइगर फैंग दस्ते के सदस्यों ने इस मिशन को स्वीकार कर लिया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि युवा मास्टर की सुरक्षा हर चीज पर प्राथमिकता रखती है। वह 2 सिर वाला काला धारीदार सांप वास्तव में एक खजाना है, लेकिन युवा मालिक की सुरक्षा के महत्व के करीब भी नहीं है। अगर युवा मालिक को कुछ हो गया, तो न केवल मैं बच नहीं पाऊंगा, बल्कि आप सभी टाइगर फैंग स्क्वाड के सदस्य भी मर जाएंगे। टाइगर फैंग स्क्वाड का कप्तान स्तब्ध हो गया और जल्द ही सिर हिलाया, समझ गया। ठीक है, जब तक आप समझते हैं, लियू नाम के पुराने अनुभवी ने उदासीनता से कहा, हम जल्द ही एक खंडहर जे शराब श्रृंखला की दुकान पर पहुंचेंगे। फिर युवा मास्टर उस क्षेत्र में राक्षसों को मार डालेगा। यदि तुम लोग दूसरों का शिकार चुराना चाहते हो, तो स्वयं ऐसा करो। युवा मास्टर को मत घसीटो। मैं समझता हूँ, टाइगर फैंग दस्ते के कप्तान ने उत्तर दिया, लेकिन वह मन ही मन कोस रहा था। 003 शहर के आसपास कौन सा लड़ाकू दस्ता कमजोर है?
यदि ये दो उन्नत स्तर के सरदारों, लियू नाम के पुराने अनुभवी और सफेद जानवर के लिए नहीं होता, तो बाघ के विषैले दस्ते में शिकार चुराने की शक्ति भी नहीं होती। टाइगर फैंग कप्तान ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। फायर हैमर दस्ते ने #003 शहर में प्रवेश करने का साहस किया, इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका कौशल बढ़ गया है। कैप्टन, हम अब और देर नहीं कर सकते। विशेष रूप से लुओ फैंग, वह अभी हाल ही में एक लड़ाकू बना है। मैंने सुना है वह पहले से ही एक शुरुआती स्तर का सरदार है, झांग जीहू ने जल्दी से कहा। झांग जीहू स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति है जो लुओ फैंग के प्रति सबसे अधिक नफरत रखता है। इस बच्चे में आश्चर्यजनक क्षमता है। टाइगर फैंग कैप्टन ने नम्रता से कहा, हमारे दुश्मनों को इस तरह छोड़ने से हमारे लिए उनका खतरा और भी बड़ा हो जाएगा। चूंकि इस बार हम उनसे जंगल में मिले, तो अच्छा है, मैं इन कुछ दिनों में उन्हें सीधे मारने का एक तरीका सोचूंगा। वरना मैं कुछ पैसे खर्च करूंगा और सीनियर लियू और दूसरे सीनियर से मदद मांगूंगा। खून की गंध से भरे आवासीय अपार्टमेंट की घास पर लुओ फैंग, गाओ फैंग और 3 भारतीय विशाल सांप को काट रहे थे। उन्होंने न केवल जहर की थैलियां निकाली, बल्कि मूत्राशय जैसी चीजें भी बाहर निकाली। बेशक उन्हें इसकी खाल उतारनी होगी। इस 2 सिर वाले काले धारीदार सांप की खाल की कीमत काफी ज्यादा है। आधा आधा भारतीय समूह और लुओ फैंग के समूह ने बड़ी मात्रा में सामग्री को तुरंत अलग कर दिया। कठोरता या कठोरता से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सांप की तराजू अद्भुत है। गाओ फैंग तराजू को छूते हुए ये कहने से खुद को नहीं रोक सके, ये तराजू निश्चित रूप से युद्ध वर्दी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री है। मनुष्य द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार के लुओ मिश्र धातु, मुख्य रूप से सभी प्रकार की राक्षसों की सामग्री से बना है। बेशक ये चंद्रमा पर पाई गई नीला सोना धातु ही थी जिसने अंततः के लुओ मिश्र धातु बनाई। के लुओ मिश्र धातु मानव सेनानियों को अत्यधिक उच्च रक्षा वाली युद्ध वर्दी पहनने और ब्लेड चलाने की अनुमति देती है जो तीव्रता में बेजोड़ है। यहाँ तक कि कुछ गर्म हथियारों की शक्ति में भारी वृद्धि हो जाती है। सहयोग करें, बढ़िया। भारतीय नेता गंजा जानवर ने लुओ फैंग और गाओ फैंग का अभिवादन करते हुए कुछ चीनी लोगों को बाहर निकाला। हाँ, बढ़िया। गाओ फैंग भी हंसे। लुओ फैंग और गाओ फैंग दोनों ने अपने उभरे हुए बैग उठाए और ऊपर की ओर चल दिए। ऐसा प्रतीत होता था कि सांप की शल्कों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, लेकिन वास्तव में वे बहुत पतली थीं। सांपों के आधे तराजू एक साथ रखे जाने पर एक थैला भी नहीं भर सकता। और लड़ाकू बैगों में पहले से ही अद्भुत लचीलापन था। बैग के तंत्र के साथ आप बैग के आकार को समायोजित कर सकते हैं। इसके बड़े आकार में आप इसे एक सामान्य आदमी जितना बड़ा बना सकते हैं। हालांकि इन पैमानों के लिए उस आकार की आवश्यकता नहीं है। वे तुरंत आवासीय भवन की 12वीं मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर आए, उनका जय जयकार के साथ स्वागत किया गया। हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत, वेई टाई ने जानबूझकर चिल्लाया। आपकी लड़ाई से वापस आने पर आपका स्वागत है, कप्तान। और लुओ फेंग चेंगू ने भी उद्देश्यपूर्ण ढंग से कहा। बेशक वे खुश थे। चूंकि लुओ फैंग और गाओ फैंग सफलतापूर्वक वापस आए, इसलिए उन्हें काफी पैसा भी मिलेगा। गाओ फैंग के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। आप लोगों ने टाइगर फैंग दस्ते के सदस्यों को देखा है ना? हमने उन्हें देखा, चेंगू। वे टाई और वे किंग के चेहरे तुरंत डूब गए। चेंगू ने भी अपने दांत पीस लिए। मैं बूढ़े झांग का बदला लेने के लिए उन्हें गोली मारना भी चाहता था। पूरे दस्ते में से चेंगू स्पष्ट रूप से झांग के सबसे करीब था, क्योंकि वे दोनों मिंगयू सेक्टर से थे। जीवन भर खतरनाक समय में साथ साथ, घर लौटते समय भी साथ साथ। इन सभी वर्षों में वे भाइयों से भी अधिक करीब हैं। लेकिन चेंगू को पता था कि वह उन पर जवाबी हमला नहीं कर सकता। भले ही वह किसी को मारने में सक्षम हो, वज्र दस्ता निश्चित रूप से तुरंत कार्रवाई करेगा। उस बिंदु पर पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। चेंगू, बाघ का पंजा दस्ता इस समय कहाँ है? लुओ फैंग ने पूछा। हम उन्हें पूरे समय से देख रहे हैं। उत्तरी खिड़की पर वेई किंग ने अपनी दूरबीन पकड़कर नीचे देखा। वह समूह अभी सपनों के शहर क्षेत्र से बाहर आया है और उस सड़क पर पूर्व की ओर चल रहा है। वाह वाह! लुओ फैंग और अन्य लोग तुरंत चले गए। लुओ फैंग ने सबसे पहले दूरबीन ली और नीचे की ओर देखा। दरअसल वज्र दस्ते के 9 सदस्य कुछ मील दूर एक सड़क पर चल रहे थे। शुक्र है, लुओ फैंग और अन्य लोगों ने एक अच्छी आवासीय इमारत चुनी, एक ऊंची इमारत जो उनके क्षेत्र में उत्तर की ओर सबसे दूर थी। उत्तरी क्षेत्र की ओर उनके आवासीय भवन के सामने बस कुछ छोटी इमारतें थीं, ताकि वे स्वतंत्र रूप से उत्तरी क्षेत्र की ओर देख सकें। कैप्टन, भाई चेन, लुओ फैंग बोला। हम फायर हैमर दस्ते के सभी सदस्यों ने लुओ फैंग की ओर देखा।
लुओ फेंग अपनी मुट्ठी भींचने और दांत भींचकर कहने से खुद को नहीं रोक सका, उन्होंने भाई झांग के साथ जो किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने बहुत पहले कसम खाई थी, एक बार जब मुझे जंगल में बाघ के विषैले दस्ते का कचरा मिलेगा तो मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। लुओ फेंग, आपका मतलब क्या है? गाओ फेंग ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। मैं गुप्त रूप से उनके पीछे जाऊंगा और बाघ के विषैले दस्ते के सभी सदस्यों को मारने का मौका ढूंढूंगा। चूंकि वे हम सभी को मारने के लिए तैयार थे, इसलिए निस्संदेह हमें पहले हमला करना होगा। लुओ फेंग दो स्नाइपर राइफल गोलियों को कभी नहीं भूलेगा। उनमें से एक अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण बमुश्किल बच सका, लेकिन दूसरा विकलांग भाई झांग। लुओ फेंग, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हमें भाई झांग का बदला लेना है, चेंगू ने दांत भींचते हुए कहा। भाई चेन, अकेले जाना मेरे लिए सबसे अच्छा है, लुओ फेंग ने धीमे स्वर में कहा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ मैं सिर्फ उड़कर वगोट से भी बच सकता हूँ। यही कारण है कि आत्मा पाठक भयावह हैं। भले ही एक वारगॉट फाइटर उनसे दसियों से सैकड़ों गुना अधिक मजबूत हो, यहाँ तक कि एक कमजोर स्पिरिट रीडर भी उड़ सकता है। स्पिरिट रीडर्स के अलावा केवल वारगॉट स्तर को पार करने वाले अस्तित्व ही उड़ सकते हैं। चेंगू, लुओ फेंग सही है, तुम बस एक बोझ बनकर रह जाओगे, गाओ फेंग ने आदेश दिया। चेंगू ने अपने दांत भींच लिए। कैप्टन ने यह बात खराब तरीके से कही, लेकिन वह जानता था कि कैप्टन ने यह अपनी भलाई के लिए कहा है। और यदि हम बाघ के विषैले दस्ते को नष्ट करना चाहते हैं, तो क्या वे हमें भी नष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे? गाओ फेंग ने कहा। पिछली बार की उनकी योजना के बाद से निश्चित रूप से वे नहीं चाहेंगे कि हम जीवित रहें। हालांकि वे जंगल में हमसे अभी तक नहीं मिले हैं। अब जब वे हमसे मिल चुके हैं, तो वे निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वास्तव में जिस तरह से बाघ का पंजा दस्ता चीजों को संभालता है, वे निश्चित रूप से ऐसा कुछ करेंगे। हमने इस बार वैसे भी पर्याप्त राक्षसों को मार डाला है और हमारे बैग लगभग भरे हुए हैं। दस्ते के अन्य सदस्य पहले पुनः आपूर्ति बेस पर लौटेंगे, गाओ फेंग ने कहा, और फिर लुओ फेंग की ओर देखा। लुओ फेंग, आप एक आध्यात्मिक पाठक हैं। कोई नहीं जानता कि भागने में आप हमसे कितने गुना बेहतर हैं, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना होगा और अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने देनी होगी। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। जैसे ही वे बात कर रहे थे, सदस्यों ने अपनी दूरबीन उठाए और देखा कि वज्रदस्ता किधर जा रहा है। उन्होंने जे शराब श्रृंखला की दुकान में प्रवेश किया। चेंगू ने उत्साह से कहा, ऐसा लगता है कि यह उनका अस्थायी आधार होगा। कोई देरी नहीं, चलो अब चलते हैं, गाओ फेंग ने स्पष्ट रूप से कहा। लुओ फेंग भी खड़े हुए और कप्तान और अन्य लोगों को विदा किया। ये पहले से ही शहर की सीमा थी, इसलिए लुओ फेंग ने कप्तान और अन्य लोगों को राजमार्ग पर केवल 2 से 3 मील की दूरी पर छोड़ दिया। 003 शहर खंड को छोड़ने के बाद वहां लगभग कोई राक्षस नहीं था। यह अजीब होगा अगर राजमार्ग पर मौजूदा ताकत वाले फायर हैमर दस्ते को कुछ हो जाए। लुओ फेंग, सावधान रहें, गाओ फेंग और फायर हैमर दस्ते के अन्य सदस्यों ने लुओ फेंग की ओर देखा। इस बार लुओ फेंग अकेले ही फायर हैमर दस्ते का काम संभालने जा रहे हैं। कप्तान, चिंता मत करो, बाघ के दांत दस्ते का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचेगा। लुओ फेंग हंसा, और फिर वह एक छाया बन गया और दूर और घनी इमारतों से भरे शहर की ओर गायब हो गया। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप, निगल लिया तारा। C15, अब और इंतजार नहीं कर सकता। खंड 4 अध्याय 15, अब और इंतजार नहीं कर सकता। कभी कभी लुओ फेंग तेजी से दौड़ता था, और कभी कभी लुओ फेंग अचानक एक दीवार के पीछे छिप जाता था, भूखे राक्षसों के गुजरने का इंतजार करता था। जब तक वे पास नहीं हो जाते, लुओ फेंग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अपने आध्यात्मिक बल के साथ क्षेत्र को स्कैन करके लुओ फेंग सही ढंग से निर्धारित कर सकता है कि आगे कोई खतरा है या नहीं। फिर यह घर तोप के गोले की तरह, लुओ फेंग सीधे 3 मंजिला विला की तीसरी मंजिल की खिड़की में उड़ गया। चूंकि दर्जनों वर्षों से यहाँ कोई नहीं रहा, कमरा लंबे समय तक धूल से भरा हुआ था। हालांकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक घरेलू उपकरणों को केवल एक नज़र से ही पहचाना जा सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि उनमें से अधिकांश पहले ही अलग हो चुके थे और टूट चुके थे। लुओ फेंग ने तुरंत सिमंस गद्दे को पलट दिया, क्योंकि विपरीत दिशा अधिक साफ थी। थोड़ी सफाई के बाद वह उस पर सो सकता है। अपना बैग नीचे रखने के बाद लुओ फेंग ने अपनी दूरबीन निकाली और उत्तरी खिड़की के पास गया। खिड़की के चारों ओर ढेर सारी धूल थी, जिससे पारदर्शी खिड़की काली खिड़की जैसी लगने लगी थी।
खिड़की आधी खोलने के बाद लुओ फैंग ने अपनी दूरबीन ली और उत्तर की ओर देखा। उनकी वर्तमान स्थिति वान के सपनों के शहर के आंतरिक क्षेत्र में है। यहाँ से वह उत्तरी जे शराब श्रृंखला की दुकान को स्पष्ट रूप से देख सकता है। वह शराब की दुकान के सामने वाली सड़क भी देख सकता है। चून की सड़क और उसके विला के बीच केवल 2 मील का अंतर है। लुओ फैंग की दृष्टि से सड़क पर क्या हो रहा है ये देखने के लिए उसे दूरबीन की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूरबीन से वह अधिक स्पष्ट देख सकता है। जे लुओ फैंग खिड़की के सामने खड़ा था और चुपचाप देखता रहा। 5 मिनट के बाद लुओ फैंग ने खुशी से चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। यह मूल रूप से वह इमारत थी। दूरबीन के माध्यम से लुओ फैंग 5 मील दूर 6 मंजिला शराब श्रृंखला की दुकान की छत पर 2 लोगों को खड़े हुए देख सकता था। वे दोनों वर्तमान में दूरबीन पकड़े हुए थे और वे दोनों झांग ज़ीहू और ली जियो नामक एक गनर थे। मुझे अपने मौके का इंतजार करना होगा। लुओ फैंग ने अपनी दूरबीन नीचे रख दी और अवलोकन के दिन शुरू कर दिए। इस समय जे शराब श्रृंखला की दुकान के अंदर टाइगर फैंग कप्तान ने ठंडे स्वर में कहा, टाइगर, जियो, तुम दोनों करीब से देखो। हमें पता लगाना होगा कि फायर हैमर दस्ता कहाँ छिपा है। चूंकि उनकी टीम के चेंगू को अपनी स्नाइपर राइफल का उपयोग करना है, तो उन्हें ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। तो आप लोग ऊंची इमारतों के ऊंचे स्तरों की ओर देखें और उन्हें खोजें। हाँ, कप्तान, झांग ज़ीहू और जियो छत पर खड़े थे और अपने दूरबीन के माध्यम से लगातार वान के सपनों के शहर की ऊंची इमारतों की खोज कर रहे थे। पेन, हाँ, आपने मुझे फायर हैमर स्क्वाड के बारे में जो जानकारी दी है वह सही है ना? बूढ़ा वयोवृद्ध, जिसके बाल भूरे थे, भौहें चढ़ गईं। टाइगर फैंग कप्तान ने कहा, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। इन 6 लोगों की जानकारी बेहद सटीक है। केवल लुओ फैंग की जानकारी बदल रही है। डोज ऑफ लिमिट्स द्वारा उसकी खोज की गई थी और वह बेहद प्रतिभाशाली है। उनकी ताकत पहले ही शुरुआती सरदार स्तर तक पहुंच चुकी है। ठीक है, लियू नाम के बूढ़े अनुभवी ने थोड़ा सिर हिलाया। यदि हाँ, पेन, हाँ, फायर हैमर स्क्वाड की स्थिति का पता लगाने के बाद मुझे ढूंढो। ठीक है, टाइगर फैंग कैप्टन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दुर्भाग्यवश टाइगर फैंग दस्ते को फायर हैमर दस्ते की छाया भी नहीं मिल सकी। अगले दिन की सुबह युवा मास्टर योजना के अनुसार आज भोर में युवा मास्टर का लक्ष्य वह निम्न स्तर का कमांडर राक्षस है। वह राक्षस शक्ति में उच्च लेकिन गति में कम है। उस समय कलौंग और मैं मदद नहीं करेंगे, बूढ़े अनुभवी लियू मुस्कुराए। मिश्रित युवक हंसा। ठीक है, आप और कलौंग किनारे पर देखते हैं, मैं इसका ख्याल खुद रखूंगा। सफेद जानवर भी मुस्कुराया। पेन या लियू नाम के बूढ़े अनुभवी ने अपना सिर घुमाया और आदेश दिया, बाघ फैंग दस्ते के 2 सदस्य जो रात की निगरानी में थे, आज आराम कर सकते हैं, बाकी सदस्य हमारे साथ आएंगे। समझ गया, टाइगर फैंग कप्तान पेन या मुस्कुराया। अब तक टाइगर फैंग दस्ते में 2 मध्यवर्ती स्तर और 4 शुरुआती स्तर के सरदार शामिल हैं। स्टील हेड, डोन, तुम दोनों कल रात निगरानी में थे, इसलिए आज यहीं आराम करो, पैन्या ने आदेश दिया। उस युवा गुरु की रक्षा करना उनकी पहली प्राथमिकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जिन सदस्यों को वे पीछे छोड़ते हैं वे सबसे कमजोर 2 हैं। और निश्चित रूप से इन दोनों को 4 शुरुआती सरदारों में से चुना गया है। आज ये स्टील हेड और डोंग था, कल ये बाघ और जियो होंगे। मोड़ ले रहा है। गंजा जानवर समझ गया और डोंग, जो अपनी बंदूक साफ कर रहा था, मुस्कुराया। चलो चलें, लियू नाम के बूढ़े अनुभवी ने आदेश दिया। मिश्रित युवा, लियू नाम का बूढ़ा वयोवृद्ध, सफेद जानवर और बाघ के विषैले दस्ते के 4 सदस्य। उनमें से 7 ने शराब की दुकान छोड़ दी, गंजे जानवर और डोन को विशाल कमरे में छोड़ दिया। अरे, एक शक्तिशाली पिता का होना बहुत अच्छी बात है, गंजा जानवर यह कहने से खुद को नहीं रोक सका। राक्षसों के खिलाफ लड़ने का अनुभव हासिल करने के लिए 2 उन्नत स्तर के सरदारों को अंगरक्षक के रूप में बुलाया जा सकता है। यहाँ तक कि हमारी पूरी टीम उसे कवर करने के लिए यहाँ मौजूद है। जब मैं पिछले साल यहाँ जंगल में आया था, तो मुझे अपना जीवन दांव पर लगाकर अपना सब कुछ बाहर लाना पड़ा। डोंग हंसे। हम उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? क्या तुमने उसे नहीं सुना? वह वरिष्ठ लियू या जो भी हो, उन्होंने बटलर के स्वर में यहाँ तक कहा, आज के युवा मास्टर का लक्ष्य एक निम्न स्तर का कमांडर राक्षस है जो शक्ति में उच्च और गति में कम है। तारांकन 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 तारांकन, उसका प्रशिक्षण सत्र भी निर्धारित है। किस राक्षस को पहले मारना है और किस राक्षस को उसके बाद मारना है। जंगल जैसी खतरनाक जगह पर लड़ाकू को कब कुछ भी निर्णय लेने का मौका मिलता है। यदि आपका सामना किसी शक्तिशाली राक्षस से हो, तो क्या आप तुरंत चिल्ला सकते हैं, मैं इस राक्षस से नहीं लड़ रहा हूँ। यदि आप नहीं लड़ेंगे,
तो राक्षस आपका पीछा करेगा और आपको कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन वह युवा मास्टर अलग है। यदि उनका सामना किसी शक्तिशाली राक्षस से होता है, तो वह वरिष्ठ लियू बस उसकी देखभाल कर सकता है। वे विशेष रूप से अपने युवा स्वामी के अभ्यास के लिए एक निम्न स्तर के कमांडर राक्षस की प्रतीक्षा करेंगे। गंजे जानवर ने अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा। लुओ फैंग, जो सुबह जल्दी उठा और पहले से ही इंतजार में बैठा था, उसने तुरंत वज्र दस्ते के 7 सदस्यों को शराब की दुकान से बाहर निकलते देखा। 7, क्या कुल मिलाकर 9 नहीं थे? लुओ फैंग ने तुरंत सोचा, तो फिर अन्य 2 अभी भी शराब की दुकान के अंदर होंगे। लुओ फैंग अपनी ताकत को अच्छी तरह समझते थे। एक मध्यवर्ती स्तर के सिपहसालार के खिलाफ वह निश्चित रूप से उनके साथ फर्श साफ कर सकते हैं। हालांकि अगर वह किसी उन्नत स्तर के सिपहसालार के खिलाफ लड़ता है तो क्या होगा, इसके बारे में कहना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, यदि वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर अचानक हमला करता है तो वह उसे तुरंत मारने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यदि वह विफल रहता है तो एक समस्या होगी। चून की सामने की लड़ाई में एक उन्नत स्तर का सरदार स्नाइपर राइफल की गोली से तुरंत बच सकता है। एक उन्नत स्तर के सरदार की प्रतिक्रिया गति उसकी तुलना में बहुत अधिक होती है। वज्र दस्ते के 9 सदस्यों में से वह सफेद जानवर और लियू नाम का बूढ़ा अनुभवी संभवतः उन्नत स्तर के सरदार हैं, वरना वे इतने अहंकारी नहीं होते और 2 सिर वाले काले धारीदार सांप के शव को चुराने की कोशिश नहीं करते। मान लीजिए कि मैं अकेला जाता हूं और उन सभी 9 का सामना करता हूं। एक आश्चर्यजनक हमले और थोड़े से भाग्य के साथ मैं सफल होने में सक्षम हो सकता हूं। हालांकि उनमें से केवल एक को अपनी संचार निगरानी के माध्यम से दुनिया में यह बात फैलानी है कि मैं हत्यारा हूं, और एक बार ऐसा हुआ तो मैं भारी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लुओ फैंग को समझ में आया कि लियू नाम के बूढ़े अनुभवी और उस मिश्रित युवा के प्रति सफेद जानवर के रवैये से, और वे उसे युवा मास्टर कैसे कहते हैं, उस मिश्रित युवक की पृष्ठभूमि अत्यंत भयावह है। चूंकि उस व्यक्ति को अंगरक्षक के रूप में 2 उन्नत सरदार मिल सकते हैं, तो मिश्रित युवाओं के पीछे वह बड़ा व्यक्ति कम से कम एक युद्धदेव तो है ही, या शायद किसी वारगॉड से भी ऊंचा पद। अभी शराब की दुकान में केवल 2 लोग हैं, क्या मुझे उन्हें मार देना चाहिए? लुओ फैंग झिझके और फिर इसके खिलाफ फैसला किया। मैं उन्हें नहीं मार सकता। यदि मैं इन दोनों को मार डालूं, तो बाकी 7 पहरे पर रहेंगे। यदि ऐसा है, तो टाइगर फैंग कैप्टन और झांग जीहू को मारना अधिक कठिन होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा मौका नहीं आएगा। दिन पर दिन बीतते गए और वज्र दस्ते को अग्नि हथौड़ा दस्ता कभी नहीं मिला, और लुओ फैंग को कभी भी हमला करने का अच्छा मौका नहीं मिला। जब भी वज्र दस्ता शराब दुकान से निकलता है तो रात्रि निगरानी में रहने वाले 2 लोग ही रह जाते हैं। सबसे पहले ये स्टील हेड और डोंग है, फिर यह टाइगर और जियो है, और उन्होंने बारी बारी से। लुओ फैंग ने पूरे 9 दिनों तक इंतजार किया। तारानकन 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 तारानकन, वे बहुत व्यवस्थित हैं। लुओ फैंग का चेहरा कड़वा था। ये वज्र दस्ता बिल्कुल उस युवा मास्टर की नानी दस्ता है। लुओ फैंग ने न केवल शराब की दुकान पर नजर रखी, बल्कि उसने उन 7 लोगों पर भी नजर रखी जो पिछले कुछ दिनों में शिकार के लिए निकले थे। उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या उसे कोई ऐसा क्षण मिल सकता है जहां बाघ के दांत वाले दस्ते को लियू नाम के पुराने अनुभवी और सफेद जानवर से अलग किया जा सके। लेकिन एक पल भी नहीं मिला। वज्र दस्ता हमेशा उस मिश्रित युवा की रक्षा कर रहा था और कभी भी बहुत दूर नहीं भटका, जिससे लुओ फैंग को कोई मौका नहीं मिला। 10वां दिन। अगर मैं इसी तरह इंतजार करता रहा, तो जब तक वे मुख्यालय शहर लौटने लगेंगे तब तक शायद मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। लुओ फैंग ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। आज 10वां दिन है, इसलिए ये झांग जीहू और शराब की दुकान की रखवाली करने वाले गनर ली जियाओ को होना चाहिए। झांग जीहू, मैं आज तुम दोनों को नष्ट कर दूंगा। जे शराब श्रृंखला की दुकान पर। टाइगर, जियो, तुम दोनों पूरी रात सोए नहीं हो, इसलिए अब अच्छा आराम करो, टाइगर फैंग कप्तान ने कहा और वह मुस्कुराया। समझ गया कप्तान। जवाब देते समय झांग जीहू और ली जियो दोनों मुस्कुराए। चल दर। लियू नाम के पुराने अनुभवी के आदेश से बाघ के फैंग दस्ते और अन्य लोगों ने उसका पीछा किया। कुल 7 लोग शराब की दुकान से बाहर निकले, और लुओ फैंग, जिसने देखा कि 7 लोग दुकान छोड़ चुके हैं, चुपचाप अपना स्थान छोड़कर शराब की दुकान की ओर जाने वाली दूसरी सड़क पर चला गया। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय। संपर्क टॉस साइट मैप। निगल लिया तारा। C16। झांग जीहू, मरो।
खंड 4 अध्याय 16। झांग जीहू मरो। सर्दियों की सुबह काफी ठंडी थी और जमीन पर कुछ राक्षसों की लाशें जम रही थी। लुओ फैंग धीरे धीरे इस सड़क पर चल रहा था और वहां दो छाया बिल्लियां एक जंगली सुअर के मांस का आनंद ले रही थी। हालांकि जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि कोई आ रहा है, वे तुरंत छिप गए। राक्षसों के पास भी कुछ बुद्धि होती थी। है 003 शहर में यहाँ दखल देने वाले सभी मनुष्य बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए एक या दो सैनिक स्तर के राक्षस उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे। वे दो छाया बिल्लियां शायद अन्य छाया बिल्लियों को बुलाने गई थीं। लुओ फैंग तेजी से सड़क से गुजरा और आगे बढ़ता रहा, कुछ समय बर्बाद करने के उद्देश्य से एक बड़े घेरे में घूमता रहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और शराब की दुकान के उत्तरी दरवाजे तक पहुंचने में उसे लगभग आधा घंटा लग गया। शराब की दुकान का दरवाजा बेहद गंदा था और जमीन पर काले रंग का कुछ खून लगा हुआ था जिसे बारिश भी नहीं धो सकती। लुओ फैंग वहां अकेला खड़ा था। आधा घंटा हो चुका है, इसलिए वज्रदस्ते के 7 सदस्य शायद अब तक बहुत दूर जा चुके हैं। लुओ फैंग ने अपने सामने उस दरवाजे को देखा जो काफी समय से टूटा हुआ था, और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने आर्मबैंड, अपनी पीठ पर ढाल और अपने ब्लेड पर केंद्रित किया। इस शक्तिशाली बल ने लुओ फैंग के शरीर को बेहद हल्का बना दिया, उसका हर कदम हल्का हो गया। ऊपर वो जरा सी भी आवाज किए बिना सीढ़ी पर कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। लुओ फैंग बेहद सावधान था, लेकिन जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने एक नजर से देखा कि वहां एक विशाल मास्टिफ बाघ था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस मास्टिफ बाघ को तुरंत ही यह मानव सेनानी लुओ फैंग भी मिल गया। व्यवहारिक रूप से उन दोनों ने बिल्कुल एक ही समय पर एक दूसरे को देखा, और लुओ फैंग इतना डर गया कि वह तुरंत ठंडे पसीने से तर हो गया। वाह वाह! मूल रूप से दो काली परछाइयां तुरंत मास्टिफ टाइगर राक्षस के सामने आ गईं, और उसका विशाल सिर दहाड़ने का मौका मिलने से पहले ही गिर गया। दोनों फेंकने वाले चाकू एक घेरे में उड़ गए और फिर उसकी पैंट की बाहरी जेब में जा गिरे। ओह, कोई बात नहीं, लुओ फैंग को राहत मिली। शुक्र है कि इस राक्षस को दहाड़ना याद नहीं रहा। अगर इसने झांग जीहू और ली जियाओ का ध्यान आकर्षित किया, तो कुछ परेशानी होगी। हालांकि झांग जीहू और ली जियाओ को मारना मुर्गियों को मारने जितना आसान है, लेकिन अगर झांग जीहू और ली जियाओ सतर्क थे, तो वे मरने से ठीक पहले वज्रदस्ते के अन्य सदस्यों से संपर्क करने में सक्षम हो सकते थे। एक बार जब वज्रदस्ते के अन्य सदस्यों को पता चल गया कि कोई मानव लड़ाकू उन्हें निशाना बना रहा है, तो लुओ फैंग की अगली कार्रवाई को अंजाम देना दसियों से सैकड़ों गुना अधिक कठिन होगा। छठी मंजिल। जब लुओ फैंग छठी मंजिल पर पहुंचा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सौभाग्य से उसे छठी मंजिल के रास्ते में केवल एक राक्षस का सामना करना पड़ा। वज्रदस्ते ने शायद पहली बार यहां आने पर तुरंत इमारत को स्कैन किया था, और वह मास्टिफ टाइगर राक्षस शायद अभी कुछ समय पहले ही शराब की दुकान में घुसा था। छठी मंजिल के दालान पर लुओ फैंग धीरे धीरे आगे बढ़ा। जिस कमरे की खिड़की दक्षिण की ओर है, 8वीं खिड़की पूर्व से पश्चिम की ओर है। लुओ फैंग निश्चित नहीं हो सका कि यह 8वीं खिड़की किस कमरे से मेल खाती है। यह शायद इन 3 या 4 कमरों में से एक है। लुओ फैंग ने अपनी सांसें रोक ली और उनके हल्के शरीर ने कोई आवाज नहीं की। वह एक कमरे में चला गया और रुक गया, फिर दीवार के पास अपना कान लगाया और ध्यान से सुनने लगा। दरअसल उसे कुछ बातचीत की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे लुओ फैंग को पता चला कि वे दोनों उस कमरे में थे। फिर वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। ये यही कमरा होना चाहिए। लुओ फैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कमरे की स्थिति को स्कैन किया। वे वहां बस बातें कर रहे हैं। लुओ फैंग हंसे। कमरे के अंदर झांग जीहू इस समय टूटे हुए सोफे के सामने बैठा था, जबकि ली जियाओ अपने हाथ में मशीन गन साफ कर रहा था। वे दोनों बेपरवाही से बातें कर रहे थे। उस फायर हैमर दस्ते के पास निश्चित रूप से कोई गेंद नहीं है। पिछली बार जब वे हमसे मिले थे, तो वे सीधे पुनः आपूर्ति केंद्र की ओर भागे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम उन्हें कितनी देर तक खोजने के बावजूद नहीं पा सके। झांग जीहू का अपमान करते हुए उसने कहा। ली जियाओ ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, वे अभी के लिए बच सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। चूंकि अब हम दुश्मन हैं, वे निश्चित रूप से मर चुके हैं। झांग जीहू ने व्यंग्य किया। वे सोचते हैं कि वे सिर्फ उनके साथ हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं। हम। झांग जीहू का चेहरा थोड़ा बदल गया, और ली जियो का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कुछ हुआ है। झांग जीहू ने ली जियो की ओर देखा। ली जियाओ ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे भी कुछ महसूस हुआ। चूंकि लड़ाके हमेशा जीवन और मृत्यु की सीमा पर होते हैं, खतरे का सामना करने पर उनके दिल में कुछ भावनाएं होंगी। और उन्हें ऐसा स्पष्ट एहसास हुआ क्योंकि
लुओ फैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कमरे को स्कैन किया। जब यह आध्यात्मिक शक्ति फैलती है तो आम लोगों को इसे नोटिस करने में कठिनाई होती है, लेकिन शक्तिशाली सेनानियों को अभी भी इसका कुछ एहसास होगा। क्या बाहर कोई राक्षस हो सकता है? झांग जीहू ने चुपचाप कहा। शायद, ली जियाओ ने सिर हिलाया। भले ही जब हम पहली बार आए थे तो हमने पूरी शराब की दुकान में सभी राक्षसों को साफ कर दिया था, फिर भी कुछ राक्षस भीड़ हो सकती है जो दुकान में घुस गई हो। का ली जियाओ ने अपनी मशीन गन पकड़ रखी थी जबकि झांग जीहू ने अपनी छुरी पकड़ रखी थी। वे दोनों खड़े हो गए और दरवाजे की ओर बढ़े। कई दर्जन वर्षों के क्षरण के बाद इन दरवाजों के ताले लंबे समय तक टूटे रहे। झांग जीहू के हल्के से खींचने पर दरवाजा आसानी से खुल गया और दरवाजे के बाहर न तो किसी इंसान की परछाई थी और न ही किसी राक्षस की। ज्यादा आवाजें नहीं हैं। झांग जीहू और ली जियो ने एक दूसरे पर नजरें डाली। झांग जीहू ने फिर एक गहरी सांस ली और सावधानी से कमरे से बाहर निकलने लगा। और तब, वाह वाह, झांग जीहू और ली जियो के सामने तुरंत दो भयानक काली रोशनी दिखाई दी। भयानक काली रोशनी में से एक तुरंत झांग जीहू की बाईं बांह पर गिरी और तुरंत उसकी बाईं बांह कट गई। हाथ काटने के बाद बिना धीमे हुए ये तुरंत गनर ली जियो की गर्दन पर जा लगा, जिससे ली जियो का सिर उड़ गया। और दूसरी भयानक काली रोशनी तुरंत झांग जीहू के गले में समा गई। पुची पुची, ताजा खून बह निकला। झांग जीहू की आंखें खुली थी, लेकिन वह आवाज नहीं निकाल सका। ये दोनों काली बत्तियां बहुत तेज थीं। झांग जीहू और काली रोशनी के बीच शायद केवल 1 या 2 मीटर की दूरी थी और ली जियाओ उससे केवल 3 या 4 मीटर की दूरी पर था। इतनी कम दूरी में स्नाइपर राइफल से निकली गोली से भी तेज गति के बावजूद वे कैसे बच सकते थे? हो सकता है कि किसी उन्नत स्तर के सिपहसालार के पास जीवित रहने का मौका हो, लेकिन जहां तक उनकी बात है, उनके पास रत्ती भर भी मौका नहीं था। झांग जीहू बोलना चाहता था, लेकिन वह आवाज नहीं निकाल सका। वह अपनी सामरिक संचार घड़ी को दबाना चाहता था, लेकिन उसका बायां हाथ पहले ही कट चुका था और सामरिक संचार घड़ी जमीन पर थी। मैं मरने जा रहा हूँ। मैं कैसे मर सकता हूँ? झांग जीहू ने अपने दाहिने हाथ से उसका गला पकड़ लिया। जैसे ही ताजा खून उसके गले से बाहर की ओर बह रहा था, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी, जिसने एक लड़ाकू युद्ध की वर्दी मिश्रित जूते पहने हुए थे और उसकी पीठ पर एक ढाल और ब्लेड था। उसकी दोनों आंखें निर्विकार भाव से उसे घूर रही थीं। झांग जीहू की आंखें तुरंत गोल हो गईं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कौन सा लड़ाकू उसके सामने है। लुओ फैंग। ये वास्तव में लुओ फैंग था। ये वास्तव में वह नौसिखिया लुओ फैंग था जिसे उसने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आप पहले आगे बढ़ें, टाइगर फैंग दस्ते के अन्य सदस्य जल्द ही आपके साथ जुड़ेंगे, लुओ फैंग की आवाज आई। झांग जीहू का मुंह खुला हुआ था, लेकिन उसका गला कटा होने के कारण वह कुछ भी नहीं कह सका। और जैसे ही झांग जीहू को लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी है, दो भयानक काली रोशनी लुओ फैंग के पास लौट आई और उसके सामने मंडराने लगी। स्पष्टतः वे दो चाकू फेंकने वाले थे। दोनों फेंकने वाले चाकू ऐसे ही घूमे और फिर लुओ फैंग की जान की जेब के अंदर जा गिरे। आहा! झांग जीहू की आंखें खुली हुई थी जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसका शरीर अकड़ गया और तुरंत बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मरने से पहले अंततः उसे लुओ फैंग के सबसे बड़े रहस्य का एहसास हुआ। लुओ फैंग वास्तव में एक आध्यात्मिक पाठक था। मरने से पहले झांग जीहू ने अपने टाइगर फैंग दस्ते के सभी सदस्यों का गंभीर, दुःस्वप्नपूर्ण भविष्य देखा। मौन। पूरे कमरे में केवल खून के जमीन से टकराने की ड्रिप की आवाज सुनाई दे रही थी, कोई अन्य ध्वनि नहीं थी। दो लाशें वहीं पड़ी थीं और लुओ फैंग चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। झांग जीहू, लुओ फैंग ने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। शुरू से ही झांग जीहू ने सोचा कि वह एक अनुभवी व्यक्ति था, जबकि लुओ फैंग सिर्फ एक नौसिखिया था। इसीलिए जब वे झांग हाओ बाई के मामले के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने अपना सिर बिल्कुल भी नीचे नहीं झुकाया। और तभी लुओ फैंग की आध्यात्मिक शक्ति जागृत हुई। वह तर्क तो बस एक छोटा सा मामला था। यदि आप कोई कारण जानना चाहते हैं, तो उस समय को दोष दें जब बाघ के दांत वाले दस्ते ने फायर हैमर दस्ते के सभी लोगों को मारने की कोशिश की थी। शुक्र है, लुओ फैंग अंत में सभी को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी झांग के ने अपना हाथ खो दिया। उसके कारण फायर हैमर दस्ते ने बदला लेने की शपथ लेते हुए अपने दांत भींच लिए। टाइगर फैंग दस्ते को भी डर था कि दुश्मन मजबूत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की।
दोनों टीमें तब तक आराम नहीं करेगी जब तक एक पक्ष मर न जाए। झांग जीहू और ली जियाओ की मृत्यु के साथ 6 टाइगर फैंग दस्ते के सदस्यों में से 4 सदस्य अभी भी शेष हैं। लुओ फेंग दरवाजे पर खड़ा था और उसने मन ही मन सोचा, एक बार जब वे यहाँ वापस आएंगे और महसूस करेंगे कि ये दोनों मारे गए हैं, तो वे निश्चित रूप से सतर्क हो जाएंगे और विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचेंगे। फिर मुझे इस दृश्य को सजाना है और उन्हें चकमा देना है। ये स्वर्ग पर निर्भर है कि यह काम करेगा या नहीं। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन निगल लिया तारा C17 दृश्य बनाना खंड 4 अध्याय 17 दृश्य बनाना। लुओ फेंग तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा, छठी मंजिल से पहली मंजिल तक, शराब की दुकान के प्रवेश द्वार तक। लुओ फेंग ने क्षेत्र के चारों ओर देखा। आसपास बहुत सारे बड़े राक्षस समूह नहीं हैं। ये कितना कष्टप्रद है। लुओ फेंग ने भौहें चढ़ा ली, क्योंकि वह बस एक नजर से आसपास कुछ राक्षसों को देख सकता था, लेकिन पर्याप्त राक्षस नहीं थे। अपनी योजना के लिए वह वज्र दस्ते के अन्य 7 सदस्यों को ये सोचकर धोखा देना चाहता है कि झांग जीहू और ली जियो को राक्षसों द्वारा मार दिया गया था। उसके बाद लुओ फेंग गली के साथ साथ बाहरी क्षेत्र की ओर तेजी से दौड़ा। गली से बाहर निकलने के बाद उसने एक नजर से सींग वाले सुअरों की एक बड़ी भीड़ देखी। उनमें से कम 100 थे। अगर कोई नियमित लड़ाकू ये देखता, तो शायद उनके पास भागने का समय भी नहीं होता, लेकिन लुओ फेंग ने मुस्कुराहट छोड़ दी। ये वे ही होंगे। लुओ फेंग तेजी से उनके करीब आ गया। चीख! बहुत सारे सींग वाले सुअर इस मानव सेनानी को घूर रहे थे। भीड़ की ओर से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी, जो इस सींग वाले सुअर की भीड़ के नेता की ओर से थी। अचानक सभी सींग वाले सुअर फैल गए और पागलपन से लुओ फेंग की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते पूरी सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। गड़गड़ाहट! सींग वाले सुअर का झुंड दौड़ता हुआ आया। तारांकन 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 तारांकन, मैं पहले 1 या 2 राक्षसों को मारने जा रहा था ताकि वे पहले मुझसे नफरत करें। मुझे नहीं पता था कि उन्हें मेरा पीछा करना इतना आसान होगा। लुओ फेंग पीछे मुड़ा और भागने लगा। वह तेजी से गली की ओर चला गया और वहां दौड़ने लगा। गड़गड़ाहट! गली काफी चौड़ी थी, इसलिए 2 सींग वाले सुअर उसमें साथ साथ दौड़ सकते थे। लुओ फेंग आगे दौड़ रहा था, जबकि पीछे से सींग वाले सुअरों का झुंड पागलों की तरह पीछा कर रहा था। पुच्ची पुच्ची! 2 भयानक काली बत्तियां एक घेरे के चारों ओर उड़ गईं और लुओ फेंग के पास लौट आईं। भीड़ के सामने के 2 सींग वाले सुअर तुरंत मर गए, और उनके पीछे एक अन्य सींग वाले सुअर को भी बहुत बड़ा घाव हुआ। इस समय सींग वाले सुअरों की क्रोधित चीखें और भी तेज हो गईं, जिससे पता चलता है कि वे स्पष्ट रूप से और भी अधिक क्रोधित थे। जितना गुस्सा उतना अच्छा। लुओ फेंग बिजली की तरह शराब की दुकान के पिछले दरवाजे से होते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला गया। गड़गड़ाहट! सींग वाले सुअर पागलों की तरह एक एक करके सीढ़ियों से ऊपर उड़ने लगे। सीढ़ियां बनाने वाले कंक्रीट की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। 1 दर्जन वर्षों के बाद भी यह अभी भी सींग वाले सुअरों को चलाने में सहायता कर सकता है। लुओ फेंग जानबूझकर भीड़ से लगभग 10 मीटर आगे भागा और अपने गंतव्य छठी मंजिल पर पहुंच गया। छठी मंजिल पर पहुंचने के बाद लुओ फेंग की आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में झांग जीहू की छुरी और ली जियो की मशीन गन मंडराने लगी। मशीन गन अपने साथ गोलियों की लंबी लंबी श्रृंखला भी खींच ले गई। मशीन गन लुओ फेंग के सामने तैर रही थी, और छुरी भी। हॉवल राक्षस बाढ़ की तरह छठी मंजिल में घुस गए। उनमें से प्रत्येक गलियारे में चले गए और वे पागलपन से लुओ फेंग की ओर बढ़े। मेरे पास आओ! लुओ फेंग ने व्यंग्य किया और उसकी आंख में एक पागल सी रोशनी दिखाई दी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने ट्रिगर खींच लिया, और मशीन गन की बड़ी बैरल गड़गड़ाने लगी और उसने एक एक करके गोलियां दागनी शुरू कर दी। सुअर के प्रत्येक हमले की शक्ति बेतुकी थी, इसलिए भले ही गोलियां सींग वाले सुअरों पर पागलपन से चलाई गईं, लेकिन वे उन्हें रोक नहीं सकी। पुची पुची! तैरता हुआ छुरा पागलों की तरह इधर उधर नाचने लगा, एक के बाद एक सींग वाले सुअरों के गले को खींचता हुआ। नियंत्रण खो चुके सुअरों के शरीर दीवारों से टकराने लगे। गड़गड़ाहट! इतनी बार पटकने के बाद दीवारें अलग होने लगी। मशीन गन और छुरी दोनों की शक्ति से दर्जनों सींग वाले सुअर एक ही सांस में मारे गए। दालान लाशों से भर गया था। हाउल! क्रोध भरी दहाड़ सुनाई दी। काले धब्बों और चमकदार चांदी के फर वाला एक विशाल सींग वाला सुअर दिखाई दिया। हालांकि छुरी और मशीन गन पहले ही कमरे में 2 लाशों के पास गिर गई थी, और लुओ फेंग खुद उत्तरी खिड़की से बहुत पहले कूद गया था।
वाह! लुओ फेंग ने बिजली की तरह खिड़की को नीचे गिरा दिया और अपने दोनों आर्म गार्ड पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक उत्थानकारी शक्ति बनाई जिसने उसे धीमा कर दिया। लुओ फेंग आसानी से एक 2 मंजिला इमारत की छत पर उतरा, तेजी से एक गली में चला गया और जल्दी से गायब हो गया। अल्पविराम अल्पविराम। चीख। सींग वाले सुअरों का झुंड, जिसने 2 दर्जन राक्षसों को खो दिया था, शराब की दुकान के अंदर पागलों की तरह घुस गया क्योंकि वे उस शापित मानव सेनानी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें वह मानव लड़ाकू तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें 2 ताज़ा मानव लड़ाकू शव अवश्य मिले। फिर इन सींग वाले सुअरों ने तुरंत पागलपन से इन लाशों का मांस चबा डाला। सींग वाले सुअरों के लिए मनुष्य का मांस वास्तव में एक स्वादिष्ट व्यंजन है। और भी अधिक सींग वाले सुअर मृत सींग वाले सुअरों की लाशों के लिए गए। ऐसे क्रूर वातावरण में रहने वाले राक्षसों के लिए वे शायद ही किसी इंसान को खा पाते हैं, इसलिए वे ज्यादातर अन्य राक्षसों की लाशें खाते हैं। विशेष रूप से क्रूर राक्षसों के लिए एक ही प्रजाति की लाशें खाना बहुत सामान्य है। चाहे इंसान की लाशें हों या सींग वाले सुअर की लाशें, वे जल्दी ही कुचली हुई हड्डियों का ढेर बन गईं। लुओ फेंग अपने मूल स्थान पर वापस आ गया और चुपचाप देखता रहा। वज्र दस्ते के 7 सदस्य संभवतः लगभग 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। लुओ फेंग ने अंततः अपनी दृष्टि के क्षेत्र में 7 लोगों को देखा। हाँ, आप #003 शहर में हर जगह राक्षसों की दहाड़ सुन सकते हैं, और लड़ाई भी शराब की दुकान में हुई है। चूंकि वज्र दस्ता केवल कुछ मील की दूरी पर है, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो यह अजीब होगा। अल्पविराम अल्पविराम। शराब की दुकान के सामने वज्र दस्ते के 7 उत्साही सदस्य लौटते हुए हंसे। युवा मास्टर का ब्लेड अभी सुंदर था, इसने कमांडर स्तर के राक्षस रैपिड वुल्फ के गले को इतनी सटीकता से पार कर लिया। टाइगर फैंग स्क्वाड के कप्तान ने प्रशंसा करते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक स्थिर हो गई। टाइगर फैंग कप्तान ने शराब की दुकान के अंदरूनी हिस्से की ओर देखा, और वज्र दस्ते के अन्य सदस्यों ने भी ऐसा ही किया। खून की गंध। लियू नाम का बूढ़ा अनुभवी सीधे शराब की दुकान में चला गया, और अन्य लोग उसके पीछे चले गए। खून की गंध मजबूत हो गई। यहाँ बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई, 1 या 2 राक्षसों के खून की इतनी तीव्र गंध नहीं हो सकती। टाइगर फैंग कप्तान ने भौहें चढ़ा ली, और उसके बगल में एक आंख वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत अपनी सामरिक संचार घड़ी दबा दी और चिल्लाया, टाइगर जियो, टाइगर जियो, तुम दोनों जल्दी करो और जवाब दो, क्या हुआ? बाघ के विषैले दस्ते के चारों सदस्यों के चेहरे बदल गए। कैप्टन, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक आंख वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने कैप्टन की ओर देखा। शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनकी घड़ियां हिल रही थीं। गंजा जानवर यह कहने से खुद को नहीं रोक सका। सभी लड़ाके बेहद संवेदनशील होते हैं, वे कैसे नोटिस नहीं कर सकते? टाइगर फैंग कप्तान ने धीरे से कहा, चलो ऊपर की ओर देखें। जाओ, चलो देखते हैं, लियू नाम के बुजुर्ग अनुभवी ने भी आदेश दिया। जल्द ही वे सातों सीढ़ी पर पहुंचे, लेकिन अपने सामने सीढ़ी पर निशान देखने के बाद उन सभी के चेहरे थोड़े बदल गए। स्पष्टतः इस सीढ़ी को बड़ी संख्या में राक्षसों ने कुचल दिया था। कंक्रीट का काफी हिस्सा पहले ही फट चुका था। सभी सावधान रहें। वे सातों सावधानी से और धीरे धीरे आगे बढ़े। हालांकि वे धीरे धीरे चले, फिर भी बिना ज्यादा समय बर्बाद किए वे 6ठी मंजिल पर पहुंच गए। वज्र दस्ते के सभी 7 सदस्यों ने गहरी सांस ली। शराब की दुकान की पूरी 6ठी मंजिल पर स्पष्ट रूप से भारी गंदगी थी। शराब की दुकान के कमरों की दीवारें टुकड़े टुकड़े हो गई थी, फर्श खून के निशानों से भरा हुआ था, और वहां बड़ी मात्रा में लाशों की कुचली हुई हड्डियां थीं, जिनमें से अधिकांश राक्षसों की थीं। वज्र दस्ते के सभी 7 सदस्यों के दिल डूब गए। वे जानते थे कि झांग ज़ीहू और ली जियाओ आज भाग्यशाली नहीं थे। देखो, दीवार पर गोलियों के छेद भी हैं। जमीन पर गोलियों के काफी खोल हैं। जियो ने संभवतः राक्षस भीड़ को रोकने की कोशिश करने के लिए अपनी मशीन गन चलाई। दुख की बात है कि उनमें से बहुत सारे थे। सभी को तुरंत अलग अलग निशान मिल गए। इसके तुरंत बाद सभी ने फटी हुई युद्ध वर्दी, थोड़ी विकृत छुरी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मशीन गन और कुछ मानव हड्डियों को देखा। टाइगर की छुरी और जियो की बंदूक, ये 2 युद्ध की वर्दी बेहद मजबूत थी। भले ही उन्हें सींग वाले सुअरों ने चबा लिया था और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, फिर भी उन्हें बाहर निकाला जा सकता था। वे बिल्कुल झांग ज़ीहू और ली जियाओ की युद्ध वर्दी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? गंजा जानवर अपने दांत भींचने से खुद को नहीं रोक सका और उसने कहा, टाइगर और जियो अपने कमरे में थे। एक भूखे राक्षस गिरोह से मिलने के लिए वे इतने बदकिस्मत कैसे हो सकते हैं? जाओ, नीचे चलें। लियू नाम के बूढ़े वयोवृद्ध ने अचानक आदेश दिया। नीचे, एक आंख वाला अधेड़ उम्र का आदमी,
गंजा जानवर और डोंग सभी हैरान थे और फिर थोड़ा गुस्से में थे। टाइगर फैन कैप्टन ने भौहें सिकोड़ते हुए आदेश दिया, ठीक है, टाइगर और जियो के अवशेषों को साफ करो और फिर नीचे जाओ। चूंकि उनके कप्तान ने आदेश दिया था, इसलिए निश्चित रूप से वे मना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अल्पविराम। कुछ क्षण बाद वज्र दस्ते के 7 सदस्य शराब की दुकान की पहली मंजिल की लॉबी में खड़े हो गए। हर किसी को पता होना चाहिए, टाइगर फैन कप्तान पैनिया ने धीरे से कहा, टाइगर और जियो जितने सतर्क हैं, भले ही एक राक्षस भीड़ शराब की दुकान में प्रवेश करती है, उनके भागने की 50% से अधिक संभावना होनी चाहिए। भले ही वे भाग न सके, खतरे का पता चलने पर उन्हें हमसे संपर्क करने में सक्षम होना चाहिए था। अन्य सदस्यों के चेहरे थोड़े बदल गए और वे सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सके। वास्तव में लियू नाम के बुजुर्ग अनुभवी ने सिर हिलाया और कहा, ये संदेहास्पद है क्योंकि मरने से पहले इन दोनों ने हमसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया था। इसलिए मुझे चिंता है कि किसी ने जानबूझकर दृश्य तैयार किया और दृश्य पर सुनने का उपकरण छोड़ दिया। इसलिए मैं इस बारे में चर्चा करने के लिए सभी को नीचे लाया। टाइगर फैंग दस्ते के अन्य सदस्य लियू नाम के पुराने अनुभवी का और भी अधिक सम्मान करने से खुद को नहीं रोक सके। समस्या का तुरंत पता लगाने और अपना निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए पुराने दिग्गज स्पष्ट रूप से अधिक अनुभवी होते हैं। यह एक संभावना है। दूसरी संभावना है राक्षस गिरोह में कमांडर स्तर का राक्षस। एक बार जब उन्हें उन दोनों के निशान मिल गए तो उन्होंने चुपचाप उन पर हमला कर दिया। भारी मात्रा में राक्षस ऊपर की ओर भाग रहे हैं। इतनी जरूरी स्थिति में उन दोनों को हमसे संपर्क करने का मौका नहीं मिला, लियू नाम के पुराने अनुभवी ने बोलना जारी रखा। बाघ के विषैले दस्ते के 4 सदस्यों ने एक दूसरे पर नजरें डाली। मिश्रित युवाओं ने चिंतित अभिव्यक्ति व्यक्त की और लियू नाम के बूढ़े अनुभवी ने हंसते हुए धीरे से कहा, चिंता मत करो युवा गुरु। भले ही किसी ने ये दृश्य बनाया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वह आपको ही निशाना बना रहा हो। वारगॉड लड़ाके ऐसी रणनीति का इस्तेमाल नहीं करेंगे और वारलॉर्ड लड़ाके आपके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सीनियर लियू, युवा मास्टर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें मुख्यालय शहर वापस लौट जाना चाहिए, टाइगर फैन कप्तान पैनिया ने कहा। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा। C18 अपने छोटे भाई के साथ फोन कॉल। खंड 4 अध्याय 18 अपने छोटे भाई के साथ फोन कॉल। शराब की दुकान के आसपास से निकलने वाले खून की गंध ने टाइगर फैंग कप्तान पैनिया के दिल को चिंता से भर दिया। उनकी मौत राक्षसों के कारण हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना और भी ज्यादा है कि इसके पीछे किसी लड़ाके का हाथ हो। और किस तरह का नियमित सेनानी युवा मास्टर ली वेई के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? संभवतः उन्हें मेरे टाइगर फैंग स्क्वाड के प्रति द्वेष है। वह इस युवा मास्टर की पहचान से स्पष्ट थे। भले ही वह एक मिश्रित युवा है, उसके पिता चीनी हैं। चाहे युवा मास्टर के पिता की ताकत हो या उसकी पृष्ठभूमि, कुछ लड़ाके इस युवा मास्टर ली वेई को क्रोधित करने का साहस करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, बूढ़े अनुभवी लियू ने अपना हाथ लहराया। मेरे और कलौन के साथ युवा मास्टर की सुरक्षा की गारंटी है। सफेद जानवर ने बाघ के विषैले दस्ते के कुछ सदस्यों को भी देखा और ठंडे स्वर में हंसा। युवा मास्टर ली पैन या मिश्रित युवाओं को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मेरा प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है, मिश्रित युवा ने भौहें चढ़ाई। सीनियर लियू ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाते हुए कहा, लड़ाकू हमेशा जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर चलते हैं। आप कुछ अनिश्चितताओं को लेकर इतना भयभीत कैसे हो सकते हैं? यदि आप हमेशा इतने डरे हुए रहेंगे तो आप भविष्य में कुछ भी कैसे हासिल कर पाएंगे? पैनिया और अन्य ने कुछ नहीं कहा। आप लोग बस हमारा अनुसरण करते रह सकते हैं। क्या वह काम नहीं करेगा? जब सीनियर लियू ने ये कहा तो पैनिया और टाइगर फैंग के अन्य सदस्यों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। उन सभी ने मुख्यालय शहर लौटने का विचार त्याग दिया। वे स्पष्ट थे कि 2 उन्नत सरदारों का अनुसरण करना वास्तव में बहुत सुरक्षित था। सीनियर लियू सही हैं। यदि हम सदैव इतने भयभीत रहते हैं तो क्या हमें लड़ाकू भी माना जा सकता है? यहाँ तक कि अगर कोई वास्तव में हमारे पीछे है तो जब हम उसे ढूंढ लेंगे तो हम उसे सीधे मार देंगे। पैनिया की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हम सीनियर लियू की बात सुनेंगे, ये कहते हुए एक आंख वाला अधेड़ व्यक्ति हंसा। टाइगर फैंग दस्ते के सभी सदस्यों ने संकेत दिया कि वे वरिष्ठ लियू की बात सुनेंगे। वरिष्ठ लियू ने कहा, ये जगह खून की गंध से भरी है, आइए स्थान बदल लें। तुरंत ही वज्र दस्ते के 7 सदस्य जे शराब श्रृंखला दुकान से निकल गए।
लुओ फेंग चुपचाप अपने मूल स्थान से दूरबीन से देखता रहा। उन्होंने वास्तव में जे शराब श्रृंखला की दुकान छोड़ दी। वज्र दस्ते के 7 सदस्यों ने दुकान छोड़ दी और काफी देर तक सड़क पर चले और फिर लुओ फेंग की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गए। अरे, यह विला इतना ऊंचा नहीं है, इसलिए मैं इतनी दूर तक नहीं देख सकता। लुओ फेंग ने तेजी से अपना बैकपैक, ढाल और ब्लेड उठाया और जगुआर की तरह विला से बाहर उड़ गया। वह आश्चर्यजनक गति से दौड़ा और सीधे सड़क के उस पार ऊंचे अपार्टमेंट भवन में जा घुसा। यह अपार्टमेंट बिल्डिंग 18 मंजिल ऊंची थी। लुओ फेंग की ढाल और ब्लेड सभी उसकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होने के साथ लुओ फेंग की गति चौंकाने वाली थी। एक छाया लगातार सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। वाह वाह वाह! कुछ ही सेकंड में वह पहली मंजिल से 18वीं मंजिल तक जा पहुंचा। 18वीं मंजिल पर एक कमरे में लुओ फेंग उत्तरी खिड़की के पास खड़ा था और अपनी दूरबीन से नीचे देख रहा था। इतनी ऊंचाई से वह आगे तक देख पा रहा था। उसने तुरंत वज्र दस्ते के 7 सदस्यों को सड़क पर चलते हुए पाया। ये 7 लोग काफी दूर तक चलते रहे और फिर अंत में एक टूटे हुए आवासीय अपार्टमेंट में प्रवेश कर गए जो 6 मंजिल लंबा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे द्वारा बनाए गए दृश्य का कोई प्रभाव पड़ा, लुओ फेंग ने तिरछी नजर से कहा। ये काम करेगा या नहीं यह ऊपर आसमान पर निर्भर है। मैं अपने मौके का इंतजार करता रहूंगा। लुओ फेंग ने फिर से देखने के अपने दिन शुरू किए। एक योद्धा के रूप में आपको सबसे पहले पर्याप्त धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। इनमें से किसी एक के बिना आप आश्चर्यजनक शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से लुओ फेंग को अकेले देखने में कोई दिक्कत नहीं थी। पहले दिन वज्र दस्ता दोपहर के समय शिकार पर निकला। इस बार वे सातों एक साथ निकले। दूसरे दिन वज्र दस्ता सुबह और दोपहर में बाहर चला गया, जिससे उनके मिश्रित युवा मास्टर को प्रशिक्षित करने की अनुमति मिली। पहले की तरह लुओ फेंग को कोई मौका नहीं देते हुए वे सातों एक साथ चले गए। तीसरे दिन वे अभी भी सुबह और दोपहर को बाहर जाते थे और वे अभी भी सभी 7 सदस्यों के साथ एक साथ बाहर जाते थे। ऐसा लगता है कि यह बाघ का पंजा दस्ता वास्तव में संदिग्ध है। लुओ फेंग बिस्तर पर बैठ गया जिसे उसने पहले ही थोड़ा साफ कर लिया था और चुपचाप खिड़की से देखा। अभी तक आसमान अंधेरा और तारों से भरा हुआ था। खिड़की से कमरे में तारों की रोशनी चमक रही थी। हवा थोड़ी थोड़ी खून की गंध से भरी हुई थी। क्या करूं? लुओ फेंग ने भौहें चढ़ा दी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह मिश्रित युवा मास्टर का प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और मुख्यालय शहर में वापस लौट सकता है। अंगूठी। लुओ फेंग ने महसूस किया कि उसकी कलाई पर सामरिक संचार घड़ी थोड़ी कंपन कर रही है। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि यह उसके भाई का फोन था। रिकॉल ने लुओ फेंग को आदेश दिया। बीप बीप बीप, हेलो भाई। घड़ी से लुओ हुआ की आवाज आई। लुओ हुआ, तुम मुझे कैसे बुला रहे हो? लुओ फेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वह बेहद खुश था। अकेले जंगल में अन्य लोगों का शिकार करना अकेलापन है। अपने परिवार के साथ बातचीत करने में सक्षम होने के लिए उसका पूरा दिल गर्व महसूस हुआ। मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ भाई। लुओ हुआ स्पष्ट रूप से निश्चिंत और खुश था। भाई, मैंने हाल ही में अपने स्टॉक से फिर से बहुत सारा पैसा कमाया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओह, तुम्हें पैसे कैसे मिले? पूछने पर लुओ फेंग हंसे। लुओ हुआ ने उत्साहित होकर कहा, मैं जिन 8 शेयरों के साथ काम कर रहा हूँ उनमें से 6 गुणवत्ता वाले शेयर हैं, जबकि अन्य 2 निवेश वाले हैं। गुणवत्ता वाले स्टॉक बहुत अच्छे हैं और हर साल मुझे ढेर सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन इन 6 शेयरों में से एक की कीमत तेजी से गिरने लगी। मैं बहुत डरा हुआ था और मुझे लगा कि कंपनी में कुछ गलत हो गया है। इस पर गौर करने के बाद मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। भगवान, अगर मेरे निवेश शेयरों के साथ ऐसा हुआ तो मैं शायद अपना शरीर काट लूंगा। लेकिन मुझे इन गुणवत्ता वाले शेयरों पर भरोसा है और मैं इन्हें लंबे समय तक बनाए रखना चाहता हूँ। और चूंकि मुझे कंपनी में कुछ भी गलत नहीं मिला, इसलिए मुझे डरने की कोई बात नहीं है। अगर यह गिर गया तो मैं इसे खरीद लूंगा। ये लगातार गिरता रहा, तारांकन 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 तारांकन। ये लगभग 1 दर्जन दिनों तक गिरा और इसका मूल्य 50% कम हो गया। मैंने वस्तुतः अपने सारे पैसे का 80% ले लिया और उन शेयरों में लगा दिया। कौन जानता था कि पिछले कुछ दिनों में इसकी कीमत आसमान छूने लगेगी। 20 दिनों के भीतर यह न केवल अपने मूल मूल्य पर वापस आ गया, बल्कि थोड़ा और भी ऊपर चला गया। भगवान, बस इसी से मैंने मूल रूप से अपना पैसा 2 गुना कर लिया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लुओ फेंग घड़ी से आने वाली आवाज से अपने भाई के उत्साह को महसूस कर सकता था। अच्छा, आपके भाई से कहीं बेहतर, लुओ फेंग ने हंसते हुए प्रशंसा की। क्या आपके पास अभी लगभग 100 मिलियन नहीं है?
पिछली बार उसने अपने भाई को 50 मिलियन दिए थे, इसलिए लुओ हुआ के पास लगभग 80 मिलियन होने चाहिए। हाँ, अब ये लगभग 170 मिलियन है। लुओ हुआ हंसे, भाई, ये सब आपके द्वारा मुझे दिए गए पैसे का धन्यवाद है। यदि मेरा प्रिंसिपल बहुत अच्छा नहीं होता, तो मैं इतना पैसा कैसे कमा पाता? चूंकि उसने पैसे दोगुने कर दिए। यदि उसके पास केवल 10,000 होते, तो उसके पास कुल मिलाकर केवल 20,000 ही होते। लेकिन चूंकि उनके पास लगभग 80 से 90 मिलियन थे, इसलिए उन्होंने इसे 170 से 180 मिलियन में बदल दिया। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि आपका पहला 100 मिलियन कमाना सबसे कठिन है, जबकि आपका दूसरा 100 मिलियन कमाना बहुत आसान है। आप अच्छे हो। आपका भाई लगभग 2 महीने से जंगल में शिकार कर रहा है, लेकिन मैंने केवल लगभग 100 मिलियन ही कमाए, लुओ फेंग ने कहा, लेकिन उसके दिल में वह आश्चर्यचकित था। स्टॉक के साथ खेलने से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। आप पैसे से पैसा कमा रहे हैं, आपके पास जितना अधिक पैसा होगा, आप उतना अधिक पैसा कमाएंगे। निस्संदेह, आप संभावित रूप से ढेर सारा पैसा भी खो सकते हैं। हालांकि, भाई, ये मौके बार बार नहीं आते, लुओ हुआ ने हंसते हुए कहा। लुओ हुआ पहले से ही वर्षों से शेयरों के साथ खेल रहा है, इसलिए इतने कम समय में इतना पैसा कमाना वास्तव में काफी दुर्लभ है। लुओ फैंग ने अपनी सामरिक संचार घड़ी संचालित करते समय मन ही मन सोचा। उसने अपने बैंक खाते में प्रवेश किया और 180 मिलियन अपने भाई के खाते में स्थानांतरित कर दिए। आह, लुओ हुआ ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, भाई, मेरा खाता। तुम्हारे भाई ने हाल ही में बहुत सारा पैसा कमाया है, इसलिए ये तुम्हारे लिए है। कड़ी मेहनत करें और शेयर बाजार में उनका उपयोग करें। अगर एक दिन आप 15 अरब तक पहुंच गए, तो आपका भाई आपको बहुत बड़ा आश्चर्य देगा। लुओ फैंग ने हंसते हुए कहा। लुओ फैंग ने अपने भाई को जीवन के अमृत के बारे में कभी नहीं बताया, चूंकि वह चीज बहुत महंगी है। लेकिन लुओ फैंग की योजना के अनुसार, अगर वह और उसका भाई दोनों पैसा कमाते हैं, वह अपना कुछ पैसा अपने भाई को दे सकता है, और उसका भाई उस पैसे का उपयोग और भी अधिक पैसा कमाने के लिए कर सकता है। अगर वे पैसे से पैसा बनाते रहे, तो शायद 30 बिलियन तक पहुंचना असंभव नहीं है। 15 बिलियन, लुओ हुआ ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे उधार देता रहूंगा, लुओ फैंग हंसे। हो सकता है तब उनका पैसा और लुओ हुआ का पैसा मिलकर 30 अरब तक पहुंच जाए। पैसे मिलने के बाद वह जीवन का अमृत खरीदने का एक तरीका सोचेगा ताकि उसका भाई फिर से खड़ा हो सके। ठीक है भाई, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, लुओ हुआ ने आश्वस्त स्वर में कहा। ठीक है, लुओ फैंग हंसे, ठीक है, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। ठीक है भाई, जंगल में सावधान रहना। दोनों भाइयों ने जल्दी से अपनी कॉल खत्म की। अल्पविराम, मिंगयू सेक्टर, लुओ फैंग का घर। पहली मंजिल पर अपने भाई के कमरे में, लुओ हुआ ने उत्साहपूर्वक अपना फोन बंद किया और अपने कंप्यूटर पर चैट करना शुरू कर दिया। हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मजे कर रही हो, स्क्रीन पर एक युवा लड़की मुस्कुराई। हे, बेशक मैं खुश हूँ, लुओ हुआ ने स्क्रीन पर इस युवा लड़की के साथ उत्साहपूर्वक बातचीत की। इस युवा लड़की के गाल एक बच्चे की तरह थे और उसके छोटे कान और छोटे बाल थे। वह बहुत उज्जवल और पवित्र लड़की लग रही थी। वह लुओ हुआ की प्रेमिका, जियोनान है। अल्पविराम, चूंकि जियोनान का कॉलेज यही है, भले ही वह कॉलेज की छात्रा हो, फिर भी वह घर पर सो रही है। जियोनान इस समय अपने शयन कक्ष में अपने कंप्यूटर के माध्यम से लुओ हुआ के साथ बातचीत कर रही थी। और उसके कमरे के बाहर, लिविंग रूम में, एक अधेड़ उम्र का जोड़ा इस समय लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था। हालांकि वे टीवी देख रहे थे, फिर भी उनमें से किसी का ध्यान उस पर नहीं था। काय करते, अधेड़ उम्र की महिला ने जल्दी से कहा, आप जियोनान के स्वभाव को जानते हैं, अगर हम उन्हें बलपूर्वक अलग कर देंगे, तो वह निश्चित रूप से हमसे नफरत करेगी। अगर वह हमसे नफरत करना चाहती है, तो उसे करने दो। यह उसके अपने भले के लिए है। अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से में कहने से खुद को नहीं रोक सका। जब वह छोटी थी तब से उसे कभी किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। क्या वह अब भी सोचती है कि वह परीक्षा में जी रही है? हम बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन फिर भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमारी लड़की शक्ल सूरत में अच्छी है, फिर वह एक विकलांग व्यक्ति के साथ क्यों है? उस विकलांग व्यक्ति का भाई एक योद्धा है। लेकिन अगर वह एक लड़ाकू है तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि उसका भाई हमारी लड़की के साथ रिश्ते में है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी लड़की को इस तरह आग के गड्ढे में कूदते हुए नहीं देख सकता। अगर यह बुरीली के लिए नहीं होता, तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि हमारी लड़की हमारी पीठ पीछे मिंगयू क्षेत्र के उस विकलांग व्यक्ति के साथ डेटिंग कर रही है। मैं इस समय बहुत क्रोधित हूँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा लाल हो गया था। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियाँ
गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप एड्स बाय पब फ्यूचर। निगल लिया तारा। C19 बहुत बड़ा मौका। खंड 4 अध्याय 19 बहुत बड़ा मौका। अधेड़ उम्र की महिला ने झट से कहा, क्रोध मत करो। आप कितना भी गुस्सा करें कोई फायदा नहीं। आपकी एक ही बेटी है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी बेटी को उस विकलांग व्यक्ति से अलग करने का तरीका सोचना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बेटी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। मैं समझता हूँ। धूम्रपान करते समय अधेड़ उम्र का व्यक्ति चेहरे पर झुंझलाहट के साथ चुप था। सिगरेट का धुआं कमरे के चारों ओर फैल गया और कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। यांत्रिक घड़ी से एकमात्र ध्वनि टिक टॉक थी। दूसरी सुबह है 003। शहर हमेशा की तरह जानलेवा ठंडी हवा से भरा था और समय समय पर शहर से सामान्य दिल दहला देने वाली राक्षसी दहाड़ सुनाई देती थी। अगर हम कहें कि जयांगनान शहर तकनीकी रूप से उन्नत जीवन से भरपूर शहर है, तो ये शहर जो कुछ दशक पहले चीन का सबसे महान शहर हुआ करता था, अब राक्षसों के लिए खेल का मैदान बन गया है। यहाँ आपको हर जगह खून और लाशों के धब्बे नजर आ सकते हैं। ये राक्षस गुफा है। उस 18 मंजिला अपार्टमेंट में जो धूल से भरा हुआ था, लुओ फैंग ने अपनी युद्ध वर्दी में एक हाथ से नीचे देखते हुए अपनी दूरबीन पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से मांस का एक कटार खाया। निगलने से पहले एक टुकड़ा खाया और 2 बार चबाया। चबाओ, निगल जाओ। वृद्ध कमरे में ये स्पष्ट रूप से शांत था, केवल लुओ फैंग के चबाने की आवाज थी। गल्प गल्प। लुओ फैंग ने अपनी पानी की बोरी निकाली और थोड़ा पी लिया। एक क्षण बाद उसने दूसरा पी लिया। लुओ फैंग जंगल में बहुत अधिक भोजन और पानी नहीं लाता था, इसलिए उसे हर दिन थोड़ा सा बचाकर रखना पड़ता था। वे सातों फिर एक साथ। लुओ फैंग ने अपनी दूरबीन से देखा और स्पष्ट रूप से देखा कि वे 7 लोग सुबह की धुंध के नीचे 6 मंजिला अपार्टमेंट इमारत से एक साथ निकले थे। लुओ फैंग की भौहें चढ़ गईं और उसने गुस्से में अपनी दूरबीन को बिस्तर के ऊपर एक तरफ फेंक दिया। लुओ फैंग ने अपने मंदिरों की मालिश की और पूरा दिन झुककर बिताया। उसकी आंखें बेहद थकी हुई थीं। वे सभी 7 लोग हर दिन एक साथ। वे मुझे जरा सा भी मौका नहीं देते, लुओ फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इस दर पर मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह युवा मास्टर अपनी प्रशिक्षण योजना पूरी नहीं कर लेता। जब ऐसा होता तो मैं इंतजार में अपना सारा समय बर्बाद कर देता। एक क्या करूं? लुओ फैंग ने तुरंत सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास कार्रवाई करने का एक भी मौका नहीं था। क्या वह ऐसे ही इंतजार करता रहेगा? कोई संभावना नहीं है। लुओ फैंग की आंखें चमक उठी और उसने अपने दांत भींच लिए। चूंकि कोई संभावना नहीं है, तो मैं उन्हें बना सकता हूँ। क्या वे हमेशा साथ नहीं रहते? मैं उन्हें अलग होने के लिए मजबूर कर दूंगा। लुओ फैंग ने पानी की बोरी के ढक्कन को हल्के से कस दिया। अल्पविराम अल्पविराम। लगभग 3 घंटे बाद वज्र दस्ते के 7 सदस्य सावधानी से राक्षसों की पुरानी मांद में आगे बढ़े। कभी कभी वे आगे बढ़ते हैं, कभी कभी वे चारों ओर घूमते हैं, और अंततः वे पहले से 6 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट में पहुंचे। कार्य करने का समय। लुओ फैंग, जो पूरी तरह से सुसज्जित था, अपने कमरे से बाहर निकलते समय थोड़ा मुस्कुराया और तेज बंदर की तरह सीढ़ियों से नीचे भाग गया। यहाँ तक कि लुओ फैंग भी इस 18 मंजिला आवासीय इमारत को छोड़ने के बाद बहुत अहंकारी नहीं हो सकते, इसलिए वह क्षेत्र की खोज करते हुए सावधानी से आगे बढ़े। राक्षसों से बचना कठिन है, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान है। 15 मिनट बाद लुओ फैंग एक कुत्ते प्रकार के राक्षस गिरोह में पहुंचे, जिसमें लगभग 2 से 3 हजार राक्षस थे। ये कुत्ते जैसा राक्षस गिरोह घरेलू उपकरण बनाने वाली एक विशाल फैक्ट्री में रह रहा था। आमतौर पर कोई भी मानव सेनानी ऐसी भीड़ को चुनौती देने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि 2 से 3 हजार राक्षसों का खतरा बहुत बड़ा होता है। दहाड़। कारखाने के चारों ओर बड़े राक्षसों की दहाड़ें गूंज रही थीं और मूत्र की गंध पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। हे, कितना मजबूत राक्षस गिरोह है। लुओ फैंग ने दीवार के ढक्कन से देखा। चलो शुरू करें। थोड़ी ही देर के बाद दहाड़ 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 दहाड़। फैक्ट्री में राक्षस पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। कुछ दर्जन राक्षसों की मृत्यु से यह विशाल राक्षस समूह क्रोधित हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी शर्मिंदगी नहीं झेली थी। यहाँ तक कि राक्षस गिरोह के नेता और 2 उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के शेर मास्टिफ भी चिल्लाने लगे। राक्षसों की पूरी टोली पागलों की तरह पीछा करने लगी। वे निश्चित रूप से तेज दौड़ते हैं। लुओ फैंग की पीठ पर षटकोणीय ढाल उसकी आध्यात्मिक शक्ति के शक्तिशाली प्रभाव के तहत थी। एक पल में लुओ फैंग एक उड़ता हुआ तूफान बन गया। गड़गड़ाहट।
कुछ बाघ मास्टिफ को लान मास्टिफ गिरोह में मिला दिया गया। बाघ मास्टिफ शेर मास्टिफ जितनी तेजी से भागे जब उन्होंने लुओ फैंग का पीछा किया। भीड़ के सामने वाले लोग 70 से 80 मीटर सेकंड की गति से दौड़ रहे थे। ऐसी आश्चर्यजनक गति के तहत उन्हें कारखाने और 6 मंजिला आवासीय भवन के बीच 4 मील की दूरी तय करने में केवल 30 सेकंड लगेंगे। सिर्फ 30 सेकंड, और लुओ फैंग बिजली की तरह 6 मंजिला आवासीय इमारत की ओर दौड़ा। 6 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर एक स्वीट कमरे में वज्र दस्ते के 7 सदस्य आराम कर रहे थे। दरअसल जब पूरा राक्षस गिरोह लुओ फैंग का पीछा करते हुए चिल्ला रहा था, तो वज्र दस्ते के 7 सदस्यों को बिल्कुल भी सतर्क नहीं किया गया था, क्योंकि शहर में ऐसी कौन सी जगह है जहां 4 मील के दायरे में कोई राक्षस न चिल्ला रहा हो। लेकिन लगभग 10 सेकंड के बाद ऐसा लगता है जैसे हमारे पूर्व में कोई युद्ध हुआ है, एक आंख वाला अधेड़ व्यक्ति हंसा। कौन परवाह करता है, यहाँ है 003 शहर में हमेशा सेनानियों और राक्षस भीड़ के बीच लड़ाई होती रहती है। इस बार एक लड़ाकू ने शायद कुछ राक्षस गिरोह को क्रोधित कर दिया था। टाइगर फैंग कप्तान पैन्या पूरी तरह से शांत था। चूंकि उनके पास एक लड़ाकू के रूप में दर्जनों वर्षों का अनुभव है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का परिदृश्य कई बार देखा है। लेकिन उस समय में जब ये शब्द चारों ओर प्रसारित हो गए थे, राक्षस गिरोह अब वास्तव में हमारे करीब लगता है, इमारत भी थोड़ी हिल रही है। एक पल के भीतर वज्रदस्ते के 7 सदस्य उत्तरी खिड़की की ओर दौड़े और नीचे देखा कि 6 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट की सीढ़ी के प्रवेश द्वार के पास बड़ी मात्रा में मास्टिफ राक्षस थे। कुछ लान मास्टिफ राक्षस भी सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। इन कुछ ही सेकंड में पूरा आवासीय अपार्टमेंट हिलने लगा, जैसे भूकंप आ रहा हो। अनेक राक्षसों की दहाड़ें भी चारों ओर गूंज उठी। बूम! जिस कमरे में वज्रदस्ते के 7 सदस्य थे, उसका दरवाजा विस्फोट से खुल गया। शेर एक एक करके कमरे में अपने एसयूवी आकार के शरीरों के साथ मस्त हो जाता है। न केवल दरवाजा सीधे टुकड़ों में टूट गया था, बल्कि दीवारें भी बुरी तरह ढहने लगी थीं। 1000 से अधिक राक्षस लगातार आवासीय इमारत को तोड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। और आवासीय भवन के बाहर लगभग 1 से 2000 से अधिक लान मास्टिफ राक्षस थे। ये लान मास्टिफ राक्षस इमारत में प्रवेश भी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने आवासीय अपार्टमेंट को पूरी तरह से घेर लिया। यदि आप ऐसे दृश्य की कल्पना कर सकते हैं जहां 1 से 2000 एसयूवी एक इमारत को घेर रही हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने सारे राक्षसों के लिए एक आवासीय अपार्टमेंट को घेरना कितना डरावना होगा। क्या चल रहा है? मिश्रित युवक ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपार्टमेंट की इमारत जो इस कदर हिल गई है कि ढहने के कगार पर है। कमरे में बड़ी मात्रा में राक्षसों का आना और नीचे आवासीय अपार्टमेंट की इमारत के चारों ओर राक्षसों की घनी भीड़ को देखकर कोई भी घबरा जाएगा। युवा गुरु की रक्षा करो। टाइगर फैंग स्क्वाड, पीछे की रक्षा करें। लियू नाम का बूढ़ा वयोवृद्ध दहाड़ उठा। दादादा डोंगजी की मशीन गन पागलों की तरह गरज रही थी और गोलियों के गोले इधर उधर उड़ रहे थे। शक्तिशाली गोलियां एक एक करके लान मास्टिफ राक्षसों के शरीर में लगी। राक्षस इतनी तेजी से आक्रमण कर रहे थे कि जब उन्हें गोलियां लग जाती, तब भी वे आगे की ओर आक्रमण करते रहते। गंजा जानवर, एक आंख वाला आदमी और बाघ के दांत वाले कप्तान पैन्या ने राक्षसों को एक एक करके किनारे करने के लिए अपने धारदार हथियारों पर भरोसा किया। पेंग पेंग पेंग! लियू नाम के बूढ़े अनुभवी और सफेद जानवर पहले से ही मिश्रित युवाओं को अपने साथ लाए थे और वे सीधे खिड़की से बाहर कूद गए। चल दर! टाइगर फैंग कैप्टन दहाड़ने लगा और खिड़की से कूदते ही वह सबसे पहले पीछे आ गया। डोंगजी, जल्दी करो! एक आंख वाला आदमी दहाड़ा। शारीरिक फिटनेस की तुलना करते समय गनर सबसे कमजोर होते हैं। गनर डोंगजी ने भी खिड़की से बाहर कूदते समय अपने दांत भींच लिए। आखिरकार एक आंख वाला अधेड़ उम्र का आदमी और गंजा जानवर भी खिड़की से बाहर कूद गए। यहाँ तक कि अगर कोई शुरुआती स्तर का सिपहसालार अपने ऊपर कई 100 किलो वजन का सामान लेकर जा रहा हो तो भी 6 मंजिल की ऊंचाई से कूदने पर उसे कोई चोट नहीं आएगी। हालांकि नीचे जो चीज उनका इंतजार कर रही है वो कोई समतल जमीन नहीं है, बल्कि 1000 से अधिक राक्षस हैं। अल्पविराम। आवासीय अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल की दीवारें पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी और लुओ फैंग दूसरी मंजिल पर एक कमरे के कोने में छिपा हुआ था। जब लुओ फैंग इस कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने कंक्रीट की दीवारों, पत्थर की मेजों आदि को नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और जिस बाथरूम में वह थे उसे पूरी तरह से सील कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने छत भी तोड़ दी। कंक्रीट गिरने के बाद कमरा पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, इसलिए राक्षसों के आक्रमण के बाद भी वे लुओ फैंग को नहीं ढूंढ पाए।
उसके बाद राक्षस गिरोह ने छठी मंजिल पर वज्रदस्ते को देखा और अपना सारा ध्यान उन पर केंद्रित कर दिया। बाथरूम की खिड़की के पास खड़ा होकर लुओ फैंग बाहर की ओर देख रहा था और उसके कान ध्यान से सुन रहे थे। वे लड़ रहे हैं। लुओ फैंग ने छठी मंजिल से कुछ धीमी दहाड़ें सुनी। उसके बाद 3 छायाएं तेजी से ऊपर से गिरी। उन्होंने छलांग लगा दी। लुओ फैंग की आंखें चमक उठी और 2 काले फेंकने वाले चाकू तुरंत उसके बगल में मंडराने लगे। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन निगल लिया तारा C20 वारकोड का आगमन खंड 4 अध्याय 20 वारकोड का आगमन। 3 छायाओं में से सबसे पहले लियू नाम का बूढ़ा अनुभवी और मिश्रित युवा गिर गया। उसके बाद सफेद जानवर गिर गया। उनके पीछे बाघ फैंग दस्ते का कप्तान पानिया चल रहा था। चीख, युवा गुरु की रक्षा करो, आरोप लगाओ। ठीक उसी समय जब लियू नाम का बूढ़ा अनुभवी नीचे उतरा, उसके पैर 2 युद्ध कुल्हाड़ियों की तरह पास के 2 शेर मास्टिफ राक्षसों पर टूट पड़े। 2 लान मास्टिफ राक्षस दर्द से कराहते हुए उड़ गए और पास के 7 या 8 लान मास्टिफ लान और बाघों पर हमला कर दिया, जिससे एक पल के लिए क्षेत्र में अराजकता फैल गई। सफेद जानवर के हाथ में एक विशाल 2 हाथ वाली तलवार थी और वह पागलपन से आगे बढ़ रहा था। बाघ कप्तान पैनिया ने अपने बगल में सफेद जानवर का समर्थन किया। उनमें से एक के पास बेजोड़ ताकत थी जबकि दूसरा भयावह और अप्रत्याशित था। वे दोनों मिलकर एक बुलडोजर की तरह थे जो अपने सामने के राक्षसों को उड़ा ले जा रहे थे। चीख, धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज गड़गड़ाने लगी। बहुत दूर नहीं, एक विशाल शरीर दिखाई दिया जो लगभग 4 से 5 मीटर लंबा था और एक औसत ट्रक से भी बड़ा था। इसका पूरा शरीर चांदी का था और प्रकाश को थोड़ा परावर्तित भी कर रहा था, क्योंकि इसके फर पर कुछ चांदी की परतें थीं। उसके विशाल माथे पर एक छोटी सी उभार थी, मानो वह उसके बालों को तोड़कर खोल देगी। ये पूरी भीड़ में 2 उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के राक्षसों में से एक है। एक उच्च स्तरीय कमांडर लान मास्टिफ। बूम, बस एक छलांग के साथ कमांडर लान मास्टिफ ने चांदी की रोशनी की तरह 20 मीटर की दूरी तय की और सीधे वज्रदस्ते की ओर गोली चला दी। पेन, हाँ, तुम युवा मालिक की रक्षा करो और जल्दी करो और भागो, लियू नाम के बूढ़े अनुभवी ने दहाड़ते हुए कहा। हाथ में ब्लेड लेकर वह चिल्लाया, का लांग। समझा। सफेद जानवर भी दहाड़ने लगा। लियू नाम के बूढ़े अनुभवी और सफेद जानवर ने लगभग एक ही समय में कमांडर लान मास्टिफ से सगाई की। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा था। यदि वे इसमें शामिल नहीं हुए तो मिश्रित युवा गंभीर खतरे में होंगे। हाउल, कमांडर शेर मास्टिफ दहाड़ने लगा और उसका शरीर थोड़ा धुंधला होने लगा क्योंकि उसके पंजे सीधे उसके सामने 2 मनुष्यों की ओर बढ़ रहे थे। कियांग, कुंग, बूम, 2 उन्नत स्तर के सरदारों और उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के राक्षस के बीच संघर्ष से अराजकता फैल गई। आसपास के शेर मास्टिफ को पकड़ लिया गया और उड़ा दिया गया। यहाँ तक कि आसपास की दीवारें और फर्श भी प्रभावित और अस्त व्यस्त हो गया। बड़ी संख्या में लान मास्टिफ राक्षसों के समर्थन के साथ कमांडर लान मास्टिफ व्यावहारिक रूप से लियू नाम के अनुभवी और सफेद जानवर के साथ भी था। पेंग, 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 गनर डोंगजी, गंजा जानवर और एक आंख वाला अधेड़ उम्र का आदमी भी इस समय बाहर कूद गया। हालांकि एक आंख वाला अधेड़ उम्र का आदमी, गंजा जानवर और गनर डोंगजी सभी घबराए हुए थे। लियू नाम के बूढ़े अनुभवी का समूह, सफेद जानवर, मिश्रित युवा और पैनिया राक्षस भीड़ में गड़बड़ी करने में सक्षम थे, लेकिन एक आंख वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य को स्पष्ट रूप से कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। जल्दी चलो, चले, एक आंख वाले अधेड़ आदमी ने कहा। जल्दी करो, दादादा, डोंगजी ने अपनी मशीन गन को साथ में खींच लिया और आसपास के राक्षसों पर स्वतंत्र रूप से गोलीबारी की। इस समय चीख, दिल को कंपा देने वाली चीख के बाद एक और विशाल शरीर, जो पूरी तरह से चांदी का था, 6 मंजिला अपार्टमेंट से नीचे कूदता हुआ आया। अचानक शेर मास्टिफ नेता, जो लियू नाम के बूढ़े अनुभवी और सफेद जानवर के खिलाफ लड़ रहा था, ऊपर से आ रही विशाल छाया के साथ बातचीत करते हुए तुरंत उत्साह से दहाड़ने लगा। एक और लान मास्टिफ नेता, साथ ही एक उच्च स्तरीय कमांडर भी। लियू नाम के बूढ़े अनुभवी और सफेद जानवर के चेहरे काफी बदल गए। उन्होंने टाइगर फैंग कैप्टन पानिया और मिश्रित युवाओं पर नजर डाली, जो पहले से ही बहुत दूर थे। जब वे दोनों बड़ी मात्रा में राक्षसों को रोक रहे थे, तो पैनिया और मिश्रित युवा दूर जाने में सक्षम थे। जल्दी करो, जाओ, जाना। सफेद जानवर और लियू नाम के बूढ़े अनुभवी ने बिल्कुल भी देरी करने की हिम्मत नहीं की।
राक्षस गिरोह के बिना भी वे दो उच्च स्तरीय कमांडर राक्षसों के साथ आमने सामने नहीं जा सकते थे, और उनके चारों ओर एक विशाल राक्षस गिरोह है। हाउल, हवल, दो उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के लान मास्टिफ नेता आक्रमण करते समय दहाड़ने लगे। क्या वे इन दो अभिशप्त मनुष्यों को दूर जाने देंगे? अल्पविराम अल्पविराम। खंडहर हो चुके 6 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर लुओ फैंग खिड़की से चुपचाप देखता रहा कि बाहर क्या हो रहा है। सफेद जानवर और लियू नाम का बूढ़ा अनुभवी भाग गए, जबकि एक आंख वाला अधेड़ उम्र का आदमी, गंजा जानवर और डोंगजी अभी भी बुरी तरह से हमला कर रहे थे। लुओ फैंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान छोड़ दी। अब समय आ गया है। दो काले चाकू तुरंत खिड़की से निकलकर लान मास्टिफ राक्षसों की भीड़ में एक आंख वाले अधेड़ उम्र के आदमी और गंजे जानवर की ओर उड़ गए। यह ऐसे ही बेहतर है। यदि वह खुले में लड़ता, तो एक आंख वाला अधेड़ उम्र का आदमी, जो मध्यवर्ती सरदार स्तर तक पहुंच गया है, कुछ हद तक लड़ सकता था, लेकिन इस घात के तहत पो एक आंख वाले अधेड़ उम्र के आदमी और गंजे जानवर के दिमाग को तुरंत छेद दिया गया और तरबूज की तरह उड़ा दिया गया। इसके तुरंत बाद दो भयानक काली बत्तियां तुरंत गनर डोंग जेड के सिर में घुस गईं, जो इस समय अपनी मशीन गन से पागलपन से गोली चला रहा था। जब उन तीनों की मृत्यु हो गई, तो वे भय, प्रश्न और असंतोष से भर गए। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें किसने मारा। गड़गड़ाहट। 3 मानव शवों पर बड़ी मात्रा में राक्षसों ने तुरंत हमला कर दिया। लान मास्टिफ और टाइगर मास्टिफ राक्षसों ने उत्साहपूर्वक अपना मांस फाड़ डाला। दूसरी मंजिल पर बाथरूम में लुओ फैंग ने चुपचाप 2 शेर मास्टिफ नेताओं को लियू नाम के बूढ़े अनुभवी और सफेद जानवर के पीछे हमला करते देखा। बाघ के विषैले दस्ते के 6 सदस्यों में से 5 पहले ही मर चुके हैं। अच्छा, सब योजना के अनुसार। भले ही इसके पीछे मैं ही था, फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं है। लुओ फैंग ने अब तक जो किया है उससे संतुष्ट था, क्योंकि वह उस मिश्रित युवा को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। जब तक आप मूर्ख नहीं हैं, आप ये समझ सकते हैं कि मिश्रित युवाओं के पीछे की शक्ति महान है। इसलिए लुओ फैंग ने टाइगर फैंग दस्ते के सदस्यों पर तब हमला नहीं किया जब वे युवा मास्टर के साथ थे। हालांकि राक्षस गिरोह के हमले के कारण दस्ते के 7 सदस्य 3 में विभाजित हो गए। सामने दौड़ रहे थे मिश्रित युवा और पैनिया, 2 उच्च स्तरीय कमांडर राक्षसों द्वारा पीछा किए जाने पर लियू नाम का बूढ़ा अनुभवी और सफेद जानवर था, जबकि अंतिम भाग में एक आंख वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और अन्य थे। क्योंकि मिश्रित युवा, लियू नाम का बूढ़ा अनुभवी और सफेद जानवर पहले ही बहुत दूर भाग चुके हैं, वे यह नहीं देख सकते थे कि एक आंख वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों के साथ क्या हो रहा था। यही कारण था कि लुओ फैंग ने हमला करने के लिए उस समय को चुना। हालांकि युवा मास्टर शायद इस बार बड़ी मुसीबत में है, लुओ फैंग ने मन में सोचा। हालांकि अचानक लुओ फैंग के दृष्टि क्षेत्र में एक इंसान की धुंधली छाया दिखाई दी। यह इंसान किसी प्रकार का लाठी जैसा हथियार ले जा रहा था। एक झटके में उसने कुछ 100 मीटर की दूरी तय की और सीधे राक्षसों की भीड़ में घुस गया। गड़गड़ाहट। एक चौंका देने वाली विस्फोटक ध्वनि सुनाई दी, और पैनिया के चारों ओर दर्जनों शेर मास्टिफ और बाघ मास्टिफ और मिश्रित युवा तुरंत मांस के ढेर में बदल गए। ध्वनि की गति को पार करने वाली गति के कारण विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई। छाया फिर हिली। ये सीधे 2 लान मास्टिफ नेताओं के सामने पहुंचा। 2 शेर मास्टिफ नेताओं ने तुरंत आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया और आश्चर्यजनक रूप से भागने लगे। बूम! लान मास्टिफ लीडरों में से एक के शरीर पर लाठी प्रकार के हथियार ने बिजली की तरह जोरदार प्रहार किया। सिल्वर लान मास्टिफ लीडर को लगभग 20 मीटर ऊपर उछाला गया, और उसके शरीर के सभी तराजू पूरी तरह से खुल गए। ताज़ा खून हवा में चारों ओर फैल गया, और जब ये लान मास्टिफ लगभग 20 मीटर ऊपर उछला, बूम! छाया ने तुरंत दूसरे लान मास्टिफ नेता का पीछा किया और उस पर जोरदार प्रहार भी किया। लान मास्टिफ लीडर एक फेंकी गई बॉलिंग बॉल की तरह था, जिसे दूर फेंक दिया गया और फिर उसके पीछे बड़ी मात्रा में लान मास्टिफ और टाइगर मास्टिफ को मारा गया। जो लान मास्टिफ निकट थे वे सीधे सदमे में मर गए, जबकि अन्य बड़ी मात्रा में लान मास्टिफ और टाइगर मास्टिफ चकनाचूर हो गए। जहां तक उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के लान मास्टिफ नेता की बात है, वह कुछ बार जमीन पर लुढ़का और फिर पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया। इसके नाक और कान से बड़ी मात्रा में खून बह रहा था। बूम! और इस समय लान मास्टिफ लीडर, जिसे हवा में ऊपर उछाला गया था, 1 इंच भी हिले बिना जमीन पर गिर पड़ा। पलक झपकते ही 2 उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के राक्षस तुरंत मर गए। एओवो! सभी शेर मास्टिफ, टाइगर मास्टिफ और कुछ अन्य निम्न स्तर के कमांडर स्तर के राक्षस पूरी तरह से चौंक गए थे। वे सभी चिल्लाने लगे और वे सभी भागने लगे। बस इसी समय परछाई ने और अधिक रूप धारण करना शुरू कर दिया।
लुओ फेंग ने अभी देखा कि वह आदमी कैसा दिखता था। एक विशाल जानवर जो लगभग 2.3 से 2.4 मीटर लंबा था और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे गढ़ा गया हो। उन्होंने पूरी तरह से भूरे रंग की युद्ध वर्दी पहनी थी और उनके हाथ में एक विशाल गदा थी। उस गदा पर कीलों को देखकर कोई भी कांपने से बच नहीं सकता। बहुत गड़बड़। लुओ फेंग ने दो बेजान शेर मास्टिफ नेताओं की लाशों को देखा और पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वह इतना स्तब्ध था कि उसे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। यह एक वारगोट स्तर का लड़ाकू है। ये होना चाहिए। मुझे सावधान रहना चाहिए। अगर वह मुझे यहाँ पा लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। यहाँ तक कि फेंकने वाले चाकू भी, जो मूल रूप से लुओ फेंग की इच्छा के तहत निकाले गए थे, जमीन में गाड़ दिए गए। लुओ फेंग उन्हें पुनः प्राप्त करने से बहुत डर रहा था। अंकल ली। मिश्रित युवक दौड़ता हुआ आया और उसे बार बार धन्यवाद दिया। श्री ली। लियू नाम का बूढ़ा वयोवृद्ध और श्वेत जानवर आदरपूर्वक झुके। बड़े जानवर ने मिश्रित युवा को देखकर हंसते हुए कहा, ली वे, जब आपके पिता को आपका एसओएस सिग्नल मिला और उन्होंने आपका स्थान पाया, तो पास में दो वॉगोर थे, मैं और भाई वांग। उसने तुरंत सबसे पहले मुझसे संपर्क किया। सौभाग्य से मैं बहुत दूर नहीं था, इसलिए मैं समय पर पहुंच सका। अंकल वांग भी यहाँ हैं। मिश्रित युवाओं की आंखें चमक उठी। इस समय मानो हवा चल रही हो, आसपास एक धुंधली छाया दिखाई दे रही हो। स्थिर होने के बाद नीले रंग की युद्ध वर्दी पहने हुए एक सुंदर व्यक्ति दिखाई दिया जो लगभग 20 से 30 वर्ष का लग रहा था। अंकल वांग, मिश्रित युवक चिल्लाया। अपने शर्मनाक स्वरूप को देखो, उस आदमी ने थोड़ा हंसते हुए कहा। सफेद जानवर और लियू नाम के बूढ़े अनुभवी ने किनारे पर आवाज करने की हिम्मत नहीं की, जबकि बाघ के फैन कप्तान पैन्या क्षेत्र के चारों ओर देख रहे थे। जब उसने देखा कि कुछ युद्ध की वर्दी, लाशों के अवशेष और एक मशीन गन जमीन पर पड़ी है, तो उसकी आंखें लाल होने के अलावा कुछ नहीं रह सकी। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय। संपर्क टॉस साइट मैप।